हम लोग आज एसोसिएट हैं आपका न्यू कोर्स, जो सबसे मोस्ट पॉपुलर कोर्स है पूरी इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, और इंटरनेशनल में भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी इसको रिकॉग्नाइजेशन है, और नाम है सीए। ये दो अक्षर जोड़ने के लिए, दो वर्ड्स जोड़ने के लिए, दो लेटर जोड़ने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी है, और वो मेहनत आज से ही हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आज से हम अपनी फर्स्ट लेवल सीए की एंट्रेंस टेस्ट के लिए, जिसको हम सीए फाउंडेशन बोलते हैं, उसके लिए आज से हम अपने एफर्ट्स शुरू करने वाले हैं। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले ये सीए जो बना, चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसको अपन बोलते हैं, इसको अगर तुमको पाना है तो उसके पहले तुमको पहले इसके ये कहाँ से वर्ड बना ये तुमको पहले पता होना चाहिए, है ना। तो किसी को हिस्ट्री, कोई इसके बारे में सर्च करके आया है? सर आज हिस्ट्री पाने वाले, डोंट वरी, मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आज अपना फर्स्ट सब्जेक्ट शुरू करूंगा जो मुझे अलॉटेड किया गया है मेरी टीम ने। लेकिन उसके लिए पहले अपने को कुछ थोड़ा बहुत 5 मिनट खर्चा करेंगे, जहाँ पे हम हिस्ट्री के बीच जाएंगे। चलो कोई ट्राई करेगा? सीए वर्ड आया कहाँ से? यस, आप बताइए, ट्राई करना है करीना? ओके, देखो सबसे पहले ना एक सीए जो होता है ना, दूर से ही उसके अंदर एक एबिलिटी शो होती है, तो वो एबिलिटी अपने को पहले डेवलप करनी पड़ेगी, और डेवलप करने के लिए सबसे बेस्ट जो है ना वो है कम्युनिकेशन। पूछो क्यों? क्योंकि सीए बनने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो, पता चलो बन जाएगा। सीए बनने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो? अच्छा, सीए क्यों कर रहे हो बताओ मुझे, सीए क्यों कर रहे हो? हाँ, अच्छा कोर्स है, ओके अच्छा कोर्स। और अच्छा, सीए बनने के बाद सब बोलते हैं सर सीए, एक बार सीए बन जाऊं बस लाइफ सेट है, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। तो क्या इज इट पॉसिबल कि सीए बनने के बाद लाइफ सेट है सच में? डिपेंड, कैसे डिपेंड करता है? देखो, मैं एक अच्छी डिग्री हासिल करके मैं अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव नहीं कर सकता। मुझे अगर मेरे पास जितना नॉलेज है, मेरे पास इतनी अच्छी डिग्री है, वो तब तक यूटिलाइजेशन में नहीं ला सकता जब तक कि मेरे को उसको डिलीवर करने नहीं आता है। और डिलीवर करने के लिए हमको अपने कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। और इसलिए सबसे पहला कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल है कि अगर कोई आपको कुछ सेंडर अगर कुछ सेंड करना चाहता है तो उसके ऊपर एक्शन लो, रिएक्ट करो, उस एक्शन दो। जैसे अभी एक बच्चे ने मुझे एक्शन किया तो वो कम्युनिकेशन शुरू हो गई, टू वे कम्युनिकेशन। लेकिन आप लोग यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि प्रवचन सुनने आए हो कोई बाबा का, तो ऐसा कम्युनिकेशन कोई काम का नहीं होता, और ऐसे डिग्रीज कोई काम की भी नहीं होंगी। ये सिर्फ आप अपने पास रखोगे, ये आपको लाइफ में कभी सक्सेस देगी नहीं। तो इसलिए फर्स्ट कोई भी प्रोफेशनल कोर्स का प्रोटोकॉल है इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन। आप कितना अच्छा कम्युनिकेट कर पाते हो, सब इसी के ऊपर ही निर्भर रखता है। अब जैसे कि आज आप सीए फाउंडेशन करने के लिए आए हो यहाँ पे, और सीए का कोर्स करने के लिए आए हो, तो उसके पहले कुछ हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि एक्चुअली पैदा कहाँ से आया हुआ है। ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना, राइट। ICAI जो है ऑफ इंडिया, ये एक बॉडी है, सेपरेट बॉडी है, जो 1949 में, कहाँ पे? 1949 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, और उसी ने ही आपके लिए एक मोस्ट पॉपुलर, जो बहुत एक्सपर्टाइज कोर्स लाया है, नाम है चार्टर्ड अकाउंटेंट। बेटा शुरू हो गया है आपका, पूछो क्यों? क्योंकि ये सब भी आपका एकेडमिक पार्ट में आता है, आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा। तो मैंने कोई आपको कोई प्रवचन सुना नहीं रहा हूँ, आपको जितना डाटा मिल रहा है आप लिखते जाओ, याद रखना। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि एक सीए के फाउंडेशन से लेकर लास्ट एग्जाम, सीए फाइनल की एग्जाम जब आप दोगे तो उसमें 20% ओनली एक गाइडर का काम है और 80% स्टूडेंट का काम है। तो इसलिए आपके एफर्ट्स 80% होना चाहिए और मेरे एफर्ट्स 20% होना चाहिए, ओनली 20%। एक गाइडर आपको सिर्फ यहाँ पे रेफरेंस का काम करता है, मैंने आपको मॉर्निंग के सेशन में भी बताया। तो इसलिए आप कितनी डेडिकेटेड से आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, यही आपका एग्जाम क्रैक करने का एक बेस्ट सोर्स बनेगा। गॉट इट क्लियर पिक्चर? हाँ, तो देखिए जब भारत देश आजाद हुआ, भारत देश आजाद कब हुआ आप बताइए? 1947। ओके, 1947 के पहले का अगर मैं बात करूं सिनेरियो, पहले का सर यानी क्या आप बोलना क्या चाह रहे हो? पहले का यानी 1947 के पहले हम अंग्रेजों के पास जकड़े हुए थे, राइट? मानते हो कि नहीं? ओके, यस। तो 1947 के पहले की बात करूं तो भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था। आप बोलोगे सर कैसे?
आप बोलोगे कैसे? ऑफिशियल नहीं था, लेकिन अकाउंटेंट के नाम से जाना जाता था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की यहाँ पे भारत देश आई, तो आप देखो वो कंपनी ही आई, एक कंपनी बन के आई। अब कंपनी बन के आई यानी ये बात तो आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि ये कंपनी का जो कंसेप्ट है ये हमारे आजादी के पहले का कंसेप्ट है, और जहां कंपनी आ गई वहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट आता ही आता है। सिर्फ फर्क इतना है कि उसको ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन जो है वो आजादी के बाद मिला, लेकिन उसके पहले भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ करते थे। अब सवाल यहाँ पे इसके बारे में बात करता हूं। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उनको ऑडिट करने के लिए एक एक्सपर्ट टीम की जरूरत थी, जहां पे वो अपना हिसाब किताब भी अच्छे से कर पाए और ऑडिट कर पाए प्रॉपर। ऑडिट यानी क्या होता है मतलब वाउचिंग्स ऑफ ऑल बुक्स डिटेल वो कर पाए। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उस तरह तरह के उन्होंने अनऑफिशियली कोर्सेज बनाए, डिप्लोमा कोर्सेज। एक्चुअली उसमें सबसे फेमस एक डिप्लोमा कोर्स था, वो था CDA, गवर्नमेंट ऑफ डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी। GDA उसको नाम दिया GDA का मतलब क्या हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी, यानी इन शॉर्ट अकाउंटेंसी के लिए एक डिप्लोमा का कोर्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। अब ये किसने लॉन्च किया बताओ भाई? ये अंग्रेजों ने लॉन्च किया, ताकि उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए यहाँ मैन पावर डेवलप रहे, ताकि उनको विदेशियों से फॉरेन से उनको यहाँ पे अपने लिए अकाउंटेंट ऑडिटर लाना ना पड़े, और इसके हिसाब किताब किए बिना वो ईस्ट इंडिया कंपनी फल और फूल नहीं सकती थी। इसलिए इंडिया में उन्होंने इंडियन मैन पावर के लिए ये कोर्स लॉन्च किया। फिर जब धीरे धीरे जब आगे बढ़ा तो GDA को कट ऑफ किया गया, उसको अप्रूवल से रिजेक्ट करके उन्होंने रजिस्टर ऑफ अकाउंटेंट्स का एक मुहिम चालू की, यानी हम इसको बोल सकते हैं एसोसिएशन करना शुरू किया कि जो लोग कंपनी का ऑडिट वही कर पाएंगे जो लोग इस बुक के अंदर रजिस्टर्ड, यानी एक बुक बनाई, उस बुक के अंदर रिकॉग्नाइज अकाउंटेंट यानी जो वेल एस्टेब्लिश्ड अकाउंटेंट थे वो टाइम पे इंडियन, उनका एक बुक बनाया सेपरेट बुक। उस सेपरेट बुक के अंदर उन्होंने उसका दाखिला शुरू किया और कहा कि कंपनीज और बड़े बड़े बिजनेसेस के यही लोग ही ऑडिट अकाउंट कर पाएंगे जिनका नाम इस बुक के अंदर है। और फिर जैसे जैसे समय गुजरा वो स्कीम भी बाइकआउट की गई, और फिर भारत देश आज़ाद हुआ, और आज़ादी के बाद हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूवल कब मिला बताओ? बेटा सीए का कोर्स पढ़ रहे हो? नो, 1950 के अंदर 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, और 1950 में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देश के अंदर इंप्लीमेंट हुआ, एप्लीकेबल हुआ। अब सर ये क्यों पढ़ा रहे हो? मेरा सब्जेक्ट लॉ है इसलिए पढ़ा रहा हूँ। समझा आपको क्लियर? आज जो मैं आपका सब्जेक्ट शुरू करने वाला हूँ वो लॉ है, और क्योंकि ये बातें आपको जानना जरूरी है कि ये सीए कहाँ से आया और ये सीए के पहले क्या क्या हुआ होता था, तो उसके लिए आपको बताया जा रहा है। तो 1947 में हमारा भारत देश आजाद हुआ, और 1947 के बाद हमारे इंडियन मिनिस्टर्स ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे हमारे? जी, पंडित जी। उन्होंने इच्छा जताई कि क्यों ना एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के लिए सेपरेट बॉडी बनाई जाए, जिसको पूरे देश के अंदर रिकॉग्नाइजेशन मिले, ये एक्सपेरिमेंटल बेस ना हो, एक सेपरेट इंडिपेंडेंट टीम बनाई जाए जो इस सिर्फ अकाउंटिंग एरिया के अंदर, लॉ एरिया के अंदर, टैक्सेशन एरिया के अंदर सिर्फ वो समय अनुसार अपने रूल्स को पुट अप करती जाए। और इसीलिए 1949 के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट ICA द्वारा सेक्शन 3 एस्टेब्लिश किया गया। यानी आप बता दूं सीए एक्ट जो है वो कौन सा है? 1949। अब सोचिए हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के पहले का ये एक्ट है। 1950 में इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्च हुई हमारी, और 1949 में सीए के लिए प्रोविजंस किए गए, और वो एक्ट क्या होता है आज आपको यहां पे पढ़ाया समझाया जाएगा। और इस तरीके से सेक्शन 3, इसके सेक्शन 3 के अंदर ICI का जन्म हुआ। यानी क्या? सेक्शन 3 में पावर दिया गया ICI को कि आप एक सेपरेट बॉडी हो
जो समय अनुसार रूल्स के अंदर परिवर्तन करोगे, और आपकी एग्जाम भी आज इसके अंडर में ही होती है, क्योंकि हर सीए को पहले सीए के एंट्रेंस टेस्ट के पहले रजिस्ट्री करानी पड़ती है। किसके अंडर में? अंडर द ICAI। तभी एक स्टूडेंट, एक कॉमन पीपल सीए का मेंबर भी बनेगा सीए कंप्लीशन के बाद, और सीए के सारे एग्जाम देने के लिए वो एलिजिबल भी रहेगा। और ये थी कहानी आपकी कौन सी, जहां से ICAI एस्टेब्लिश हुआ। आज भी ये सेपरेट बॉडी है, ये अपने मन मुताबिक रूल्स को एस्टेब्लिश करता है और समय अनुसार आपके पोर्शंस को भी चेंज करते रहता है, जो ये साल आपका पोर्शन चेंज हुआ। अब सर अगर मुझे सीए बनना है तो मुझे कितने साल देने पड़ेंगे और कौन सी एग्जाम्स देनी पड़ेगी, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान देंगे सभी लोग, बच्चे लोग। यस, तो देखिए सीए का फर्स्ट एग्जाम जो है वो आपको सीए फाउंडेशन जिसको नाम दिया है, इसके पहले सीपीटी था। क्या था वो? सीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। सीए फाउंडेशन के पहले नाम क्या था? देखो आप सीए की एग्जाम दे रहे हो, बारीक बारीक चीजें वो पूछते हैं आपसे, बारीक बारीक चीजें जिसको हम नजरअंदाज करते हैं, और इस वजह से हम लोग मार खाते हैं। बस ये छोटी छोटी चीजें जो आपने देखना शुरू किया ना एक बार, डेफिनेटली ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो आप क्रैक नहीं कर पाओगे, इजीली आप क्रैक कर पाओगे इजीली। तो सीए फाउंडेशन जो है वो आफ्टर 12th आप कभी भी दे सकते हो, कोई स्ट्रीम से कोई बाउंडेशन नहीं है, आपका 12th पास होना चाहिए। आप कोई भी, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम से क्यों हो, लेकिन प्योरली इट इज बिलोंग्स टू कॉमर्स, तो दैट्स व्हाई मेरा रिकमेंडेशन है कि कॉमर्स से रहा तो बहुत अच्छा, लेकिन साइंस वालों के लिए भी बेनिफिट बनाया। देखो सीए फाउंडेशन का पोर्शन जो है ना वो बनाया ही न्यूट्रल है, न्यूट्रल, यानी वो साइंस वाला भी करता है, आर्ट्स वाला भी और कॉमर्स वाला भी। कैसे बताओ कैसे? देखो बता रहा हूं मैं। सीए अगर आप कॉमर्स से आए हो, 11th 12th आपका कॉमर्स हुआ है अगर, तो आपका अकाउंटिंग एरिया अच्छी है, लेकिन मैथ्स एरिया उतनी वीक है। और अगर कोई साइंस से आ रहा है पर्सन, उसका मैथ्स एरिया स्ट्रांग होता है, अकाउंटिंग एरिया उतनी ही वीक है। तो यानी इन शॉर्ट सब्जेक्ट जो बनाया गया है वो एकदम न्यूट्रल रख के बनाया गया है। उन्होंने पोर्शन इस तरीके से बनाया हुआ है कि भाई साइंस वाला भी आए तो वेलकम, कॉमर्स वाला भी आए तो वेलकम, और आर्ट्स वाला भी आए तो भी वेलकम, हम कोई किसी को मना करने वाले नहीं है। तो पहला आपको 10th के बाद 12th देना पड़ेगा, और उसमें मिनिमम 60% की क्राइटेरिया थी। अब नए पोर्शन में उसको शायद से बर्खास्त किया गया है। अब आपको 60% नहीं भी रहे तो डोंट वरी, लेकिन अगर 60% नहीं है तो क्या तुम सीए करोगे, हटाओ। तो इसलिए कम से कम 60% 12th में लेके आना। क्लियर पिक्चर? कम से कम है, मिनिमम मैक्सिमम चलता 90-100। हाँ, अब इसके बाद हम बात करेंगे फर्स्ट एग्जाम। तो फर्स्ट एग्जाम आप कब दे सकते हो? तो आफ्टर अपीयरिंग योर 12th एग्जाम। लेकिन इसमें क्या होगा, फर्स्ट एग्जाम 12th के बाद कभी भी दे सकते हो, लेकिन एक इसमें ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि मिनिमम 4 मंथ का गैप होना चाहिए। अब जो सीए फाउंडेशन जो है ना, सीए फाउंडेशन साल में 2 बार ली जाती है, एक जून अटेम्प्ट और एक दिसंबर अटेम्प्ट। कोई इसको मई, जून को मई बोलता है और कोई दिसंबर को नवंबर अटेम्प्ट बोलता है। तो वो डिपेंड करता है आईसीए की कब से वो कब एग्जाम लॉन्च करे, कभी नवंबर, कभी दिसंबर, कभी मई, कभी जून, वो उनका सिलसिला चलता रहता है। वो अपने को एरिया में कवर नहीं करना, लेकिन आपको साल में 2 एग्जाम्स रहेंगी जो आपको क्रैक करना है। कौन कौन सी? एक मई अटेम्प्ट और एक, हाँ अब सर अगर मैं फेल हो गया तो, या हो गई तो कितनी बार भी दे सकते हो, कोई मनाही नहीं है, टेंशन नहीं। यानी यहाँ पे वो आईपीएससी यूपीएससी एग्जाम से नहीं होता है कि आपको सब 31 तारीख तक यहाँ 6 अटेम्प्ट ही, यहाँ पे आप कितनी बार भी तो चलन दो। अगर आपका मन रहा कि सीए करना ही है, ठान लिया, तो मेरे को इतना श्योर है कि 50 की उम्र तक आते आते सीए तो बन ही जाओगे, अगर भाई नहीं भी कर पाए तो। लेकिन अगर निश्चय कर लिया आज से कि इसे करना है भैया, तो डेफिनेटली आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कर पाओगे। अब सर आपने क्यों नहीं किया? अरे मेरे सामने परिस्थिति नहीं थी। लेकिन एक बात सुन लीजिए, मेरे को सीए फाउंडेशन की नीड नहीं है, मैं डायरेक्ट इंटर सेकंड ग्रुप में जा सकता हूँ। क्लियर? वो क्यों, उसका भी आंसर आज आपको हम देंगे, डोंट वरी। थोड़ा चलने दो पिक्चर आगे। हाँ, तो पहला आपने क्या सीखा, 12th के बाद कभी भी एग्जाम देना, फाउंडेशन फर्स्ट एंट्रेंस टेस्ट उसकी होती है। हाँ, लेकिन फर्क कितना है, रजिस्ट्री करा देना। रजिस्ट्री और एग्जाम के 4 कितना बोला मैंने, गैप आपको बीच में कम से कम 4 महीने का गैप होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो एग्जाम देने के लिए। यानी अगर सपोज फॉर एग्जांपल आप अगर जून 24 के अटेम्प्ट के सोच रहे हो, है ना, जून 24 के अटेम्प्ट के सोच रहे हो, तो आपको दिसंबर तक के या जनवरी फरवरी तक के आप कर देना है रजिस्ट्री, ठीक है। और अगर दिसंबर के अटेम्प्ट कर रहे हो तो आज अभी रजिस्ट्री करा दो,
हाँ अब बंद होंगी तो जून 24। ओके क्लियर पिक्चर। और जून 24 में जब जाओगे आप लोग तो मैं आपको बता दूं आपको न्यू पोर्शन के साथ मुलाकात होगी। अब न्यू पोर्शन में ओल्ड में क्या अंतर है वो भी आगे आऊंगा, डोंट वरी। यहां तक समझा आपको क्लियर? हाँ अब जैसे कि पहली एग्जाम जो होती है वो सीए फाउंडेशन एग्जाम होती है। ये हर 6 महीने में एग्जाम होंगी आपके पास, हर 6 महीने का आपके पास टाइम मिलेगा। इसमें पासिंग कितना होना है, सब्जेक्ट क्या है, ये सब आपको डिटेल में बताया आगे जाएगा। इसके बाद सेकंड जो लेवल होती है वो होती है सीए इंटर। क्या होता है इसको? सीए इंटरमीडिएट बोलते हैं इसको। ये दो ग्रुप में होती है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। सबको मेरी बात समझ में आ रही है बच्चा लोग? हाँ तो पहली जो आपकी टेस्ट रहेगी आफ्टर 12th, आप कभी भी दे सकते हो आफ्टर 12th, लेकिन 12th मिनिमम चाहिए हाँ? कोई भी स्ट्रीम से। इसके लिए आपको सीए फाउंडेशन देना पड़ेगा। सीए फाउंडेशन ये एंट्रेंस टेस्ट है। अब सीए फाउंडेशन के बाद आप अगर क्रैक कर लिए एग्जाम 50% से एवरेज आपको पासिंग चाहिए यहाँ पे। ओके और इसके बाद आप एग्जाम दोगे सीए इंटरमीडिएट। हाँ अब इंटरमीडिएट जो है ये आपके फाउंडेशन के 9 महीने के अंदर होती है, यानी आपको सीए इंटरमीडिएट जो है वो 9 महीने के लिए आपको मिलता है टाइम। अब सीए इंटरमीडिएट जो है वो 2 ग्रुप में डिवाइड की गई है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। और खुशखबरी सुनाओ इसकी, हाँ बता रहा हूं, पहले लिख लो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। खुशखबरी ये है कि पहले होते थे इंटरमीडिएट में 6 सब्जेक्ट, अब उन्होंने 4 सब्जेक्ट ही रख दिए। और दूसरी खुशखबरी ये है कि इंटरमीडिएट के अंदर अभी आपको 20 मार्क के एमसीक्यू आते हैं। क्या आते हैं? एमसीक्यू यानी सब ऑब्जेक्टिव पैटर्न, गोला गोला वाले। ओके हाँ जी क्लियर पिक्चर। हाँ अब ये दोनों एग्जाम आप चाहो तो एक साथ दे सकते हो, और अगर नहीं भाई लोड नहीं पाना है सर, किसको रेस लगी अपने को, तो आराम से एक एक ग्रुप करके भी क्लियर कर सकते हो। इसके बाद जो है, इसके बाद आपको दोनों ग्रुप क्लियर होने के बाद, मेरा ध्यान रखो नए पैटर्न में आया हुआ है अभी, ग्रुप 1 ग्रुप 2 क्लियर होने के बाद आपको अब आर्टिकलशिप करनी पड़ती है। पहले 3 साल की थी, अब आपके लिए एक और खुशखबरी है कि अब इसको 2 साल कर दिया गया। इसको पीटी बोला गया है। क्या बोला गया है? हाँ नहीं, पीटी यानी प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग्स इसको नाम दिया है। सो अभी इसको पीटी बोला गया है, आर्टिकलशिप नाम हटा के इसको पीटी नाम दिया गया है। और पीटी अब जो 3 साल की थी अब वो कितने साल की हो गई बच्चे लोग? 2 साल की हो गई है। यस और 2 साल के अंदर आपको अब ओनली 12 लीव ऑफिशियली अलाउड है। हाँ इसमें सीए के अंडर में काम करना पड़ता है और 12 छुट्टी अलाउड है। इसके 13वीं हुई कि आपका सीए जो है वो आपकी कंप्लेंट आईसीए को कर सकता है अगर गठबंधन की सरकार नहीं हुई तो, नहीं तो अंदर ही अंदर सब कुछ चलता है, आपको तो पता है ना। ओके और आफ्टर दैट आप पीटी करने के बाद आप सीए फाइनल के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और सीए फाइनल भी 2 ग्रुप में डिवाइड की हुई है। लेकिन एक बात बता रहा हूं, सिर्फ आपको जो तकलीफ है वो ये इंटरमीडिएट तक है बस। पूछो क्यों? क्योंकि सीए में ये पीटी में आप इतना कुछ सीख लेते हो कि ये एग्जाम आपको चिल्ड्रन दे क्या है ना, इसमें क्या ही पूछेगा। क्योंकि जो आपने प्रैक्टिस कर दी उसको किताब में ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, और वो किताब से पूछा भी गया तो भी आप उसको लिख पाओगे इजीली, क्योंकि आप वो प्रैक्टिस कर चुके हो। समझा आपको क्लियर? और इस तरीके से आप ये फाइनल क्रैक होने के बाद आपके नाम के आगे जो 2 ये वर्ड है ये लग जाएंगे। और ये पूरी जर्नी को 4 से 4.5 साल लग जाते हैं अगर आपने ईमानदारी से एक अटेम्प्ट निकालते गए तो, नहीं तो 50 की उम्र तक तो पहुंचते हो ही जाएगा। क्लियर? ओके क्लियर? तो ये था। हाँ कुछ क्वेश्चन है आपका? पूछिए, बंद कर दीजिए किसी। ओके आगे बढ़ू, यहां तक कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। ओके अब मैं बात करता हूं हमारे सब्जेक्ट्स की तरफ। तो देखिए अब मैं सब्जेक्ट की अगर बात करूं तो सब्जेक्ट्स में सीए फाउंडेशन में आपको ओल्ड पैटर्न में कितने सब्जेक्ट है और न्यू पैटर्न में कितने सब्जेक्ट हैं उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। ध्यान दो, देखिए हेलो इधर, हाँ कॉन्सेंट्रेशन इधर, नम्रता। हाँ तो पहले आपको ओल्ड पैटर्न में 4 सब्जेक्ट हुआ करते थे, लेकिन मर्जिंग के साथ, यानी दबा के मर्जिंग करा के आपको 4 सब्जेक्ट दिए थे विषय। कौन कौन से?
पहला प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा दिया है बिजनेस लॉ एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, तीसरा दिया है बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजन एंड स्टैटिस्टिक्स, एंड चौथा बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। यहाँ पे कम्युनिकेशन नॉलेज भी चलता है, कुछ लोग इसको BC के भी बोलते हैं, या बी कमर्शियल नॉलेज लिखा तो भी चलता है, कोई इशू नहीं। ये था आपका ओल्ड पैटर्न। अब उन्होंने अच्छी बात क्या की है, 2-3 जो अननेसेसरी सब्जेक्ट्स थे उनको हटा दिया। अब आप जो जून 24 में अटेम्प्ट देगा बच्चा, उनके लिए एक मिनट, हाँ बेटा, हाँ उनके लिए आपको 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं। कौन कौन से? अकाउंटिंग, बिजनेस लॉज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स, यानी अभी जो आपका बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजन और स्टडीज था, उसको नया नाम दे दिया है, नाम दिया है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्या नाम दिया बच्चे लोग? हाँ, और चौथा है बिजनेस इकोनॉमिक्स, यानी वो BC के वगैरह 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 जो है ना, सब हटा दिया है उन्होंने। लेकिन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स में तो तीनों सब्जेक्ट रखे हुए, देखो बिजनेस मैथमेटिक्स भी है, लॉजिकल रीजनिंग भी है और स्टैटिस्टिक्स भी है। क्लियर पिक्चर? सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया जो है वो कौन सी है पूछो? ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स। बस बच्चा यही मार खाता है और कुछ नहीं। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा फॉर CA फाउंडेशन, एक मिनट, इसमें 2 सब्जेक्ट जो है आपके न्यू पैटर्न में भी ओल्ड पैटर्न की तरह सब्जेक्टिव रखे हैं, और 2 सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न में रखे हुए हैं। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है भाई? सब्जेक्टिव का मतलब होता है जो आप एग्जाम देते हो। कौन सी वाली एग्जाम देते हो बच्चा लोग? रिटर्न में, यस। हाँ, तो 2 एग्जाम्स कौन सी है? तो देखो, अकाउंटिंग और बिजनेस लॉ जो है ये सब्जेक्टिव पैटर्न है। सब्जेक्टिव का मतलब होता है इसकी एग्जाम होगी, और इसकी एग्जाम होगी, इसमें जो आप लिखोगे उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। और ये 2 जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, गोला गोला टाइप वाला है। आपको 4 गोले आएंगे और 4 गोले में से एक गोला सही वाला लगाना है। ओके, तीर लग गया निशाने पे तो ठीक है, सिकंदर नहीं तो बंदर। ओके, ऐसा काम चलेगा। जय माता जी वाला भी काम चल सकता है, लेकिन उसके लिए आपकी किस्मत उतनी अच्छी होनी चाहिए। यानी मैथ्स जो एरिया है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे है, यानी इन शॉर्ट वो गोला गोला वाला MCQ पैटर्न रहेंगे, आपको लगाना है एक तीर निशाने पर। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है। बोलो क्या ड्रॉबैक है? ड्रॉबैक ये है कि ऑब्जेक्टिव जो पैटर्न है इसमें निगेटिव मार्किंग है, यानी कोई भी गोला गोला वाला नहीं करने का, नहीं आता तो नहीं करने का, और आता है तो सही तीर लगाने का, नहीं तो आपका नीचे खाई में जाएंगी गाड़ी। और समझा आपको क्लियर? जमीन से तो नहीं रहेगी, ऊपर आसमान, लेकिन नीचे खाई में और गिर सकती है, नेगेटिव मार्किंग भी आ सकती है। अब आप अगर राइट अटेम्प्ट करोगे तो 1 मार्क्स रहेगा, और अगर रॉन्ग अटेम्प्ट करोगे तो -0.25 यानी 1/4 आपका मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा राइट में से। नेगेटिव मार्किंग उसी को कहते हैं, और नेगेटिव मार्किंग के तो मेरे बच्चे बहुत होशियार है, क्योंकि वो लोग एंट्रेंस क्रैक कर चुके हैं नेगेटिव मार्किंग से। और क्लियर? समझा आपको क्लियर अच्छे से? हाँ। अब सवाल आता है ये 2 टेस्ट की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है ये आपको मेरे ऐप से एग्जाम्स दिलवाएंगे यहाँ पे रोज, यानी रोज भी हो सकती है, कभी आधी रात को भी मैं टेस्ट लेना शुरू कर दूँ, कभी भी कर सकता हूँ, कभी भी। इसके लिए आपको बेझिझक होके रहना, टेक्नोलॉजी है तो फुल यूटिलाइज करेंगे ना हम लोग। ओके, तो ये 2 टेस्ट जो है ये आपको कभी ऐसे यहाँ पे पेपर फॉर्मेट में नहीं देने को मिलेगा, आपको मेरे ऐप के अंदर ही देने को मिलेगा। आपको हमारा ऐप उतना कॉम्पिटेंट है, आपको पता है ऑब्जेक्टिव पैटर्न में, तो यहाँ पे पूरा यूटिलाइजेशन चूस लेंगे, ऐप को पूरा यहाँ पे करेंगे। क्लियर पिक्चर? हाँ, ये 2 जो है जो मेरे सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग भी मेरी एरिया है और बिजनेस लॉ भी मेरी एरिया है, इसको राइटिंग पार्ट में लिखाना है। और राइटिंग पार्ट मेरे तरफ से जो यहाँ पे टॉप 20 बैच बनी हुई है वो सब बच्चे कॉम्पिटिटिव है, अच्छे से राइटिंग अपने मन से लिखने के लिए। सब तुम अपने ऊपर विश्वास रखो, दुनिया तुम पर खुद ही विश्वास करना शुरू कर देगी। क्लियर? हर विश्वास की शुरुआत पहले अपने आप से होना चाहिए। मैं नॉन सीए होके अगर आपको सीए फाउंडेशन पढ़ा रहा हूँ तो डेफिनेटली आपके अंदर कुछ देखा होगा, इसलिए यहाँ पे आज आप हो 100 बच्चों में से आप ही यहाँ पे क्यों सोचो, तो इसलिए हो क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसा हमने देखा है, इसलिए आपको यहाँ पे अलाउ किया है। ठीक है? क्लियर? हाँ, इसके अलावा भी अगर मुझे लगता है कि 10 दिन के अंदर कोई बच्चा एलिजिबल नहीं है तो मैं उसको निकाल डालूंगा, क्योंकि वो उसके हित के लिए है, मुझे आपका फ्री में पैसा नहीं चाहिए। आपको पास कराना मेरी एक जिम्मेदारी है, मेरी अकाउंटेबिलिटी है। फर्स्ट अटेम्प्ट में पास ही नहीं, हम लोग ऊपर सोचेंगे। चलिए, तो आज हम अपना फर्स्ट सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, नाम है ठंडा नहीं होने का इतनी तारीख में,
2-2 3-3 घंटे एक साथ पढ़ने की कैपेबिलिटी रखनी है तुमको। ओके, तो फुल एनर्जी से चलो, फटाफट एकदम स्ट्रेट होके बैठेंगे सभी लोग। यस, 1 घंटे में ठंडे हो गए तो सीए पढ़ोगे बेटा? फाउंडेशन निकाल भी दूंगा, इंटर में अटक जाओगे, इसलिए एफिशिएंसी बनाओ, यहीं से बनेगी। 4-4 घंटे की बैच में अटेंड रहने को, मेरा प्रवचन सुनने को रेडी हो जाओ। शुरू करें? चलो ओके, तो आज से हम अपना फर्स्ट वीक शुरू कर रहे हैं। इस सब में हाँ, एक मैं विषय भूल गया, एक एरिया को मुझे कवर करना है। पासिंग परसेंटेज कितनी है, क्राइटेरिया। आप पूछो, इससे पहले मेरा काम है आपको बता देना। सब लिख रहे हो ना? हाँ लिखना है, बाद में ये प्रवचन नहीं होगा और टाइम भी नहीं मिलेगा। रिपीटेशन सुन, इतना क्वेश्चन बड़ा वास्ट है कि आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। एक बार जो यहाँ से हो गया ना, अब आपको कभी नहीं आएगा वो लाइफ में, और टाइम भी नहीं मिलेगा कि मैं देख के देखूँ। सर आपको रिकॉर्डेड दे भी देंगे बट कोई वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू। टाइम कम है, पोर्शन ज्यादा है, ठीक है? इसलिए एक बार एक ही चीज ऐसे सुनो, ऐसे लिख दो कि डबल आपको जरूरत ना पड़े। हाँ, अब हर सब्जेक्ट के अंदर आपको 40% पासिंग है। 100 मार्क का पेपर आएगा, ये आपको 40% इंडिविजुअल पासिंग है, और एवरेज जो है, एवरेज जो है वो 50% पासिंग है। अब सर ये बात तो समझ में नहीं आई कुछ भी, क्या बोलते ये 40 अगर 1% में तो ओवरऑल 40 आना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। टोटल आपको 400 मार्क में से 200 मार्क्स होना चाहिए कुल मिलाकर। अब सर कैसे? अगर 40 चार कितने हो गए? 4 16, ये तो 160 हो रहे सर। तो आपको जो 40% बाकी है, 40 और 40 80 और 80, हाँ, तो बाकी 40 मार्क है वो आपके अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में ज्यादा लेने पड़ेंगे, ज्यादा। और वो किस में होगा? वो तुम देखो तुम्हारी स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सी है। मैथ्स है तो मैथ्स में लो, अकाउंट है तो अकाउंट में लो, इकोनॉमिक है तो इन्हें आपको टारगेट रखना है आज से कि कौन सा मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। सर आपके हिसाब से मेरा तुम्हारा एक नहीं है ना, अलग अलग है ना? तुम्हारा फेवरेट मेरा फेवरेट होना है, और ना ही मेरा फेवरेट तुम्हारा फेवरेट है। तुम देखो क्या है, तो प्लानिंग आज से करो कि मैं कौन सी एरिया में वर्किंग कर सकता हूँ ज्यादा, या कर सकती हूँ जिसमें मुझे ज्यादा मार्क्स मिलने चाहिए। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स? तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40% चाहिए और ओवरऑल चाहिए 50%। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम अपना फर्स्ट सब्जेक्ट शुरू करते हैं, नाम है बिजनेस लॉ। क्या है? लॉ। 100 मार्क का सवाल है, ठीक है? शुरू करें? चलिए देखो, एक बार तुमने पढ़ाई से प्यार करना शुरू कर दिया, बोलो मेरे साथ। हमने बोलो, तुमने नहीं, हमने पढ़ाई से प्यार करना शुरू कर दिया, एजुकेशन हमने अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ना दिया, तो क्या होगा? हम लोग उससे कभी निकलना दूर, मतलब निकलना अच्छा पसंद नहीं करेंगे। अब हम कंफर्टेबल उसके अंडर में रहना चाहेंगे। मैं अपनी वाइफ को बोलता था कि मेरी फर्स्ट वाइफ जो है ना, मेरा वननेस है। क्या है मेरा? तो सेकेंड है। हाँ, समझा आपको? क्लियर है ना? इन शॉर्ट, आप किसी चीज को शिद्दत से पाने की कोशिश करोगे ना, डेफिनेटली वो चीज आपकी है। इसलिए सीए, ये 2 वर्ड आज से टारगेट बना लो कि मेरे को कैसे भी करके हासिल करना है। क्लियर? समझा आपको? हाँ। सीए का, आईसीए का लोगो क्या है बताओ? ईगल, गरुड़। गरुड़ क्यों रखा बताओ? सबसे ऊंचा उड़ता है और सबसे ज्यादा नजर तेज गरुड़ की होती है। वो सबसे ऊपर उड़ने के बाद भी उसको जमीन की एक चींटी भी दिखती है। और इसलिए आप अगर नोटिस करोगे तो आईसीआई ने एक गरुड़ को एक लोगो बनाया, और लोगो बनाने के बाद उसके नीचे उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है बताओ? वो लिखा है संस्कृत है, या येषु सप्तेषु जागृति। ये 3 ये वर्ड है संस्कृत में, उसका स्लोगन है। इसका मतलब है अ पर्सन हु इज अवेक इन दोज दैट स्लीप। इसका मतलब क्या है? कि ऐसा पर्सन वहां भी जागता है, निगरानी रखता है जहां पे सब सोए हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि सीए इज अ वॉच पर्सन। वॉच डॉग नहीं बोलेंगे,
वॉच पर्सन, यानी वो हर जगह अपनी आंखें खोली रखता है। वैसे ही अगर सीए बनना है तो देखो उसके स्लोगन में सब कुछ है कि आपको अपनी हर एरिया के अंदर आंखें खुली रखनी है। और एक बात सुन लीजिए, एजुकेशन को एंटरटेनमेंट से मत जोड़ो कि भाई मेरे को ये सर का अच्छा लगा नहीं क्योंकि मेरे को मजा नहीं आ रहा। ये क्या है वैसी चीजें, समझ में आ रहा, खत्म विषय। अच्छे लगने से, मजा आने से कुछ नहीं होता। कोई यहाँ पे आपको कोई मुजरा करके नहीं दिखाएगा, डांस नहीं करके दिखाएगा। यहाँ पे आप पढ़ाई करने आए हो भैया, पढ़ाई में कुछ टॉपिक ऐसा होगा जो एकदम बोरिंग जाएगा, लेकिन उससे कोई इसका एजुकेशन इंटरनेट का कोई वास्ता नहीं है, तो उसको जोड़ो मत। क्लियर पिक्चर, समझा? आपको अगर कोई सर का अच्छा लग रहा है पढ़ाना तो आप बोलिए, बाकी मेरे को मजा नहीं आ रहा है ये बिल्कुल नहीं बोलना। ये 11 12 वाले कॉमर्स प्लेन वाले सीए वाले कभी नहीं करते हैं। समझा आपको? क्लियर, समझा क्या? चलिए तो फर्स्ट सब्जेक्ट शुरू करते हैं, बिजनेस लॉ। अब लॉ 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 वर्ड तुमने 11 12 से पढ़ते आए, मैं शॉर्टली एकदम निकालता हूँ उस वर्ड को, ठीक है? चलो लॉ। अब बताओ हमारा सब्जेक्ट 2 वर्ड से मिलकर बना है। जैसे हमारा वननेस का प्रोटोकॉल है, हम कोई भी सब्जेक्ट को शुरू करने के पहले हम पहले क्या करते हैं, बोलो? सब्जेक्ट के टाइटल को समझते हैं। पूछो क्यों? मेरा ऐसा मानना है कि सब्जेक्ट का टाइटल ही उसको आधा आधा क्या पूरा एक्सप्लेन करता है कि हमको पढ़ना क्या है। वैसे ही आपको सब्जेक्ट दिया है बिजनेस लॉ, तो हमारा सब्जेक्ट 2 वर्ड से बनता है, बिजनेस और लॉ। ये लॉ वर्ड कहाँ से आया, क्या किया, ये सब तुमको पता है क्या बच्चा लोग? चलो तो इसके बारे में आज पहले पढ़ते हैं। ऑफिशियली मुझे वो एरिया से निकालना पड़ेगा, पहले आपको पता भी होगा तो भी आप यहाँ पे शांत रहना, क्योंकि लॉ जब तक मैं वर्ड नहीं पढ़ाऊंगा तब तक के आपको बिजनेस लॉ नहीं समझेगा। चलिए तो शुरू करते हैं फटाफट। चलो तो मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज लॉ? बताओ। नो 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 नो, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, ओके, बट नॉट रूल्स, ओके, यस। देखो, हाँ बोलो। हर एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट जो हर एक को, देखो सुनो, एकदम सिंपल है। सबसे पहले मैं ब्रॉडर कंसेप्ट समझाता हूँ और फिर नैरो कंसेप्ट में आता हूँ। नैरो कंसेप्ट यानी क्या, ब्रॉडर कंसेप्ट क्या, बताता हूँ। आज यहाँ से जाओगे सबको समझ में आ जाएगा। देखो हमारा सब्जेक्ट है व्हाट इज लॉ। पहले बिजनेस लॉ के पहले लॉ क्या है वो समझ लेते एक बार। देखिए मैं अगर लॉ की बात करूं तो सबसे पहले लॉ का फर्स्ट नियम है, इट इज सब्जेक्टिव कंसेप्ट। मैं जो नो 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 कहा ना, वो राइट 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 हो सकता है। पूछो क्यों? इट्स डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। सबसे पहले लॉ का जो डिफाइन है वो लॉ का डिफाइन ही पर्सन टू पर्सन डिफाइन करता है एक्चुअली, इसलिए इट इज अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है सुनो, जो पर्सन टू पर्सन डिटरमाइन होता है कि भाई मैंने जो लॉ को बोल दिया वो विषय खत्म। लेकिन लॉ क्या है एग्जैक्ट भाई? तो ब्रॉडर व्यू से बात करूं तो लॉ इज अ फंडामेंटल स्टेटमेंट विच एक्सप्लेन कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। ये होगा ब्रॉडर व्यू। यानी क्या, सुनो देखो समझना पड़ेगा तुमको। ये दुनिया है पूरी, इस दुनिया को चलाने के लिए कुछ नियम चाहिए, मानते हो कि नहीं? इंसान ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, उसकी भी नियम है। अरे हम बंदर से जानवर इंसान बन गए, आज सीए पढ़ने आए हो तुम लोग, भैया सबसे सर्वश्रेष्ठ कोर्स है दुनिया के अंदर, मानते हो कि नहीं? नहीं मानते हो? मानते हो ना? अरे सबसे सर्वश्रेष्ठ कोर्स पढ़ने आए हो भैया आप लोग, 20 बच्चे सिर्फ, तो ये सबसे बड़ी बात है। हम कहाँ थे 100 200 300 साल पहले अगर जाओगे आप तो हम कहाँ थे? हम लोग बंदर थे। कौन थे? बंदर। वो बंदर में वो कल बच्चा यूपीएससी की पढ़ाई करने के लिए बैठा था, अलग पता नहीं क्या क्या कौन से वर्ड ले रहा था। हम सुनोगे तो सच में हिल जाओगे, बोलेंगे हम ये थे बाप रे। बता रहा था मेरे को वो बच्चा कि सर हम सबसे पहले पता है कहाँ आते थे? हिमालय में। एक्चुअली हम बर्फ की चोटी में, पहली प्रजाति, सबसे पहली इंसान की जो प्रजाति थी वो बर्फ की चोटी में पाया गया, बर्फ की यानी वो हिमालय के पर्वत साइड में, यानी पहाड़ों साइड में। फिर वहां पे क्या हुआ? वहां पे बर्फ पिघलने लगी। क्या होने लगी? तो डर से इंसान जंगल में घुस गया। काम गया, फिर मोगली बन गया। फिर क्या बन गए? मोगली, है ना? तीर कमान लगाओ, पत्थर से मारो और जो आया हाथ में खा लो, सही कि नहीं? फिर मोगली से स्टोनेज एरा गए। स्टोनेज में गए के बाद फिर हम लोग थोड़े इंसान धीरे 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 हम लोग अपने आप को ट्रांसफॉर्म किए, बराबर कि नहीं? ये वक्त की नजाकत थी, बराबर कि नहीं? ये वक्त की नजाकत थी कि नहीं थी? तो ये अपने आप में एक लॉ है, ये अपने आप में एक लॉ है एक्चुअली। यानी इस दुनिया के अंदर कोई भी काम करने के लिए अगर मुझे कहीं प्रॉब्लम दिख रही है, उस प्रॉब्लम को वो प्रॉब्लम मुझे मेरा काम रुका दे रही, उसको रुकाने के लिए जब मैं कोई रूल्स रिक्वायर करूंगा, रिक्वायर्ड, उस रिक्वायरमेंट को हम बोलेंगे लॉ। सिर्फ एक ये ब्रॉडर कंसेप्ट है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है भैया। ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कंसेप्ट बता तुमको मैंने क्या बोला, कुछ समझा?
नहीं समझा, सब ऊपर से गया, गया कि नहीं ऊपर से? तो पूछा करो, सीए पढ़ रहे हो भैया, छोटी छोटी बात कब निकल जाएगी मालूम पड़ेगा नहीं, इसलिए बता रहा हूं मैं। देखो सपोज फॉर एग्जांपल मुझे फाउंडेशन क्लास में तकलीफ जा रही पढ़ाने में, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है, तो मैंने इंटर्न को बोला कि नहीं मुझे प्रॉब्लम जा रही फाउंडेशन में, मेरे को कुछ सॉल्यूशन दो। तो बोले सर ठीक है, आप वो ये ऐसे तरीके से काम करोगे तो आपका शायद वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। सो हियर सम रूल्स रिक्वायर्ड, राइट? बिकॉज व्हेन आई टीच द सीए फाउंडेशन क्लास, मुझे प्रॉब्लम गई, तो उसको प्रॉब्लम्स को दूर कैसे किया जाए? तो दूर करने के लिए हमें एक पैटर्न काम करने का बनाना पड़ेगा, राइट? यानी हमको पैटर्न करने के लिए कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, रूल्स। और जहां पे उस प्रॉब्लम्स की रूल्स की रिक्वायरमेंट पड़ गई, समझ आना वहां पे लॉ आ गया, वहां पे लॉ आ गया। और वैसे ही इस दुनिया ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म जो किया वो लॉ से किया। एग्जाम्पल दू, लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी किसने बनाया बताओ बच्चा लोग? न्यूटन ने बनाया, मानते हो कि नहीं? हाँ, एक मिनट मैं वापस आता हूं। ये न्यूटन ने हमको क्या बताया? इस न्यूटन ने हमको बताया कि इस दुनिया के अंदर, इस धरती के अंदर चुंबकीय शक्ति है, मैग्नेटिक फोर्स है, मानते हो कि नहीं? अब ये चीज इंसान ने लेकर कितनी सारी प्रॉब्लम्स को हल किया होगा, सोचो। नहीं किया होगा हल? किया होगा, मानते हो कि नहीं? इंसान जो ट्रांसफॉर्म हुआ है उसमें ये पर्सन का रोल है कि नहीं है? क्यों पूछो क्यों? क्योंकि इंसान एक जगह कहीं तो अटक गया होगा। उस अटकने की रीजन ये होंगी कि भैया हमको पता नहीं था कि धरती के अंदर चुंबकीय शक्ति है। इस बंदे ने झाड़ के नीचे बैठकर पेड़ से पता नहीं कहां से गिरा और मालूम उसने बता दिया कि भैया इस धरती के अंदर क्या है, चुंबकीय शक्ति। वो प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम को दूर करके हमने एरोप्लेन का निर्माण किया। क्या किया हमने? क्योंकि राइट ब्रदर्स जब बना रहे होंगे प्लेन तो उसने लॉ ऑफ ग्रेविटी को मद्देनजर रखा होगा कि भैया लॉ ऑफ ग्रेविटी से कितना एक्सेप्शंस करके हम प्लेन को उड़ा सकते हैं। मानते हो कि नहीं? देखो मैं लॉ का ब्रॉडर कंसेप्ट बता रहा हूं, नैरो कंसेप्ट नहीं, फिलहाल ब्रॉडर कंसेप्ट। सो व्हाट इज लॉ एग्जैक्टली? सो लॉ की अगर मैं डेफिनेशन मांगू, लॉ इज अ फंडामेंटल ट्रुथ, यानी फंडामेंटल स्टेटमेंट और बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन व्हिच एक्सप्लेन कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। एक लॉ एक ऐसी सच्चाई है दुनिया की जो जरूरी है, जिसको पूरा करने के लिए हमको रूल्स एंड रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट है। और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जब मैं एक अडॉप्ट करने के लिए रेडी होता हूं, मतलब मैं वहां पे लॉ हूं। अब लॉ बनता किससे? कॉमन सेंस से। किससे बनता है? और दो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? जस्टिस के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, यानी इंसाफ के। हमेशा याद रखना, ये कुदरत जो चल रही ना, ये शाम हो रही, तुम लोग बगीचे में टहलने जाते हो, सुबह होती तुम लोग उठते हो, काम पे लगते हो, रात होती है तुम सोते हो, ये भी अपने आप में प्रकृति अपने आप में लॉ में चल रही, इसलिए सब कुछ सही हो रहा। आज इंसान की लाइफ जो 100 साल हो गई, ये क्यों है? अपने आप में ये लॉ है, इसलिए हम 100 साल जी रहे, नहीं तो 10 साल भी ना जी पाए। हम इतने सेंसिटिव प्राणी है भैया, आप सोचो ना। अरे भैया एक कुत्ते को, गली के कुत्ते को बारिश में रुकाओ 3 घंटे, वो रुक जाएगा बेचारा मजबूरी में, उसमें कुछ भी नहीं होगा। अपन रुक 2 दिन के अंदर तबियत खराब नहीं तो बोलना मेरे को। वी आर वेरी सेंसिटिव प्राणीज, बट आफ्टर दैट आवर लाइफ इज मोर देन आवर डॉग। इट्स अपने आप में लॉ। क्या ही अपने आप में ये लॉ है, यानी हमने अपनी लाइफ को इंक्रीमेंट किया है। वो कैसे किया? प्रॉब्लम्स को देखकर, जहां रुकावट मिली वहां पे रूल्स को एस्टेब्लिश करने की जरूरत पड़ी, यानी वहां पे लॉ था। क्या था वहां पे? लॉ। सो व्हाट इज लॉ एग्जैक्टली? लॉ मींस जहां प्रॉब्लम्स जहां रूल्स रिक्वायर्ड का मतलब होता है लॉ। समझ गए? यानी जिस एरिया के अंदर हमको रूल्स को बनाने की जरूरत पड़ी, कहीं तो भी वो रूल्स को बनाने की जरूरत जिस एरिया के अंदर पड़ी, वो जरूरत क्यों पड़ी बोलो? क्योंकि वो एरिया के अंदर हमको प्रॉब्लम थी। क्या थी? लॉ था। क्या था वो अपने आप में? लॉ। समझा आपको क्लियर? तो लॉ क्या था? लॉ बेसिक सच्चाई देता है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी ने क्या किया? इस दुनिया को बेसिक सच्चाई दिया। क्या दिया? न्यूटन ने बताया कि इस धरती के अंदर चुंबकीय शक्ति है जो धरती को सतह से जोड़े रखती है, बराबर कि नहीं?
बराबर कि नहीं? तो ये लॉ ऑफ ग्रेविटी अपने आप में ये एक बेसिस चाहिए, लेकिन हर लॉ के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शन यानी क्या? अरे एक्सेप्शन यानी क्या भाई बताओ? जहां पे लॉ काम नहीं करता है, और वो लॉ को काम नहीं करने के लिए ही दूसरी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हुआ। जैसे मैंने आपको बताया राइट ब्रदर्स, आप देखो राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन बनाया है। एरोप्लेन क्या तुमको लगता है भाई 2 दिन में ऐसे खेले होंगे? खेलते खेलते बोलूंगा अरे वो पंछी उड़ रहा रे, चल अपन भी उड़ते, चलो बनाओ कुछ। ऐसा नहीं होता भैया, सदियों सालों का एक्सपेरिमेंट है उनका। क्या है? फिर डेफिनेटली उन्होंने अपनी लाइफ दी थी ना। अरे राइट ब्रदर्स ने अपनी लाइफ दी थी हेलीकॉप्टर बनाने के ऊपर, बराबर कि नहीं? एरोप्लेन बनाने के ऊपर, उड़न खटोला देखे तो नहीं कैसा बनता है। अब आप देखो वो उड़न खटोला जो बनाया होगा, यानी जो हेलीकॉप्टर एरोप्लेन जो बनाया होगा उस टाइम पे, मैं साइंस से बिलोंग नहीं करता हूँ इसलिए मैं वो एरिया में आऊंगा नहीं, तो वो कोई ना कोई प्रॉब्लम दे रहा था इसलिए उड़ नहीं रहा था। तो लॉ ऑफ ग्रेविटी के प्रॉब्लम्स को उसने देखा, लॉ ऑफ ग्रेविटी को समझा उन्होंने कि दुनिया ये कौन है, न्यूटन बोल के गए कि इस दुनिया के अंदर क्या है? चुंबकीय शक्ति है जो हमको सतह से जोड़े रखती है, इसलिए हम हवा में नहीं उड़ते। इसलिए ये पेन फेंका तो वापस आ रही है। आ रही कि नहीं आ रही है? अरे आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है। और मजे की बात सुनो, क्या है मजे की बात? क्या है? सुनने वाली बात है। तो ये राइट ब्रदर्स ने देखा होगा वहां पे कि अगर हम एक हवा का प्रेशर बढ़ा दे तो हो सकता है कि ये चुंबक की शक्ति जो है, ये चुंबक जो है ये अलग कर दे ऑब्जेक्ट को, और वो ऑब्जेक्ट अपने आप हवा में उड़ने लगा। तो उसने क्या किया? उसने हवा का प्रेशर इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि वो ऑब्जेक्ट जो है, यानी ऑब्जेक्ट यानी ये चीज, ऑब्जेक्ट जो है वो हवा के सतह, वो जमीन से अलग होके वो हवा में उड़ने लगी। उसी तरीके से उन्होंने हेलीकॉप्टर निर्माण किया, एरोप्लेन निर्माण किया। अब मैं बोल सकता हूं कि एरोप्लेन निर्माण करने के लिए लॉ ऑफ ग्रेविटी के एक्सेप्शंस को देखा होगा, बराबर कि नहीं? और मजे की बात क्या है, सोचो वो लॉ ऑफ ग्रेविटी के एक्सेप्शंस ने एक नया लॉ बना दिया। हर जगह लॉ ही लॉ है, हर जगह। सोचो ना, लॉ ऑफ ग्रेविटी के एक्सेप्शंस ने राइट का एरोप्लेन बनाया, एरोप्लेन ने एक नया लॉ बना दिया। अब वो लॉ कौन सा है वो साइंस वाले से पूछना भाई, फिजिक्स वाले से, मेरे को नहीं पता, लेकिन नया लॉ है वो अपने आप में एक लॉ है। तो क्या सीखा? ब्रॉडर कंसेप्ट। क्या सीखा? कि दुनिया पूरी चल रही है। आज तुम्हारा क्लास पे टाइम से क्लास चल रहा है ना, टाइम पे पर क्लास चल रहा है, ये भी अपने आप में एक लॉ है। आज हर काम जो इंसान कर रहा है वो अपने आप में एक लॉ है। क्या है? लॉ। रिक्वायरमेंट्स ऑफ रूल्स, रिक्वायरमेंट्स ऑफ, और तभी इंसान ने आज अपने आप को सर्वश्रेष्ठ प्राणी के तौर पे लेखा ऊपर लिया हुआ है, जबकि सबसे सेंसिटिव हम ही है। हम लोगों को एकादा कुछ लग गया तो अपने आप मेरा शरीर हिल नहीं कर रहा, डॉक्टर के पास जाना पड़ता। कुत्ते को मारो, गली कुत्ते को मारो, उसको लग गया, 1 हफ्ते में उसका शरीर अपने आप हिल कर देगा, उसको डॉक्टर की नीड नहीं है। बावजूद इसके हमारी लाइफ 100 ईयर्स। कैसे? अपने आप में लॉ। समझा आपको क्लियर? इट इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ लॉ। सो अब देखो सिंपल है, इस दुनिया के अंदर जिस एरिया के अंदर प्रॉब्लम देखी वहां लॉ लाया गया, बराबर कि नहीं? तो अब अपना जो देश चल रहा है, अब नैरो कंसेप्ट में आते, कहां पे? नैरो कंसेप्ट में। तो अपने देश के अंदर भी जहां जहां प्रॉब्लम दिखी देश को चलाने के लिए, वहां भी देश के लिए रूल्स रिक्वायरमेंट के लिए लॉ बना। तो यानी क्या सीखा? ये नैरो कंसेप्ट। अभी दुनिया छोड़ो, अभी अपना देश पूछो। क्यों? अपन साइंस नहीं पढ़ रहे, अपन कॉमर्स पढ़ रहे। कॉमर्स के अंदर अपन कंट्री लॉ पढ़ रहे। क्या पढ़ रहे? दुनिया का लॉ नहीं, ये यूनिवर्स का लॉ नहीं। यूनिवर्स का लॉ का पार्ट चले गया, हो गया। समझ में आया आपको क्लियर? यानी यूनिवर्स अपने आप में एक लॉ के वजह से चल रही है। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? यूनिवर्स पूरे ब्रह्मांड चल रहा है, वो किसके वजह से चल रहा है? लॉ। ये हमारा चंद्रयान 3 गया ना, तीसरा गया ना, ये भी लॉ के एक्सेप्शनल केसेस के बदौलत ही गया है। और अपने आप में नया लॉ बना के, शायद आज से 50 साल बाद एक नया लॉ बना के हम लोग चंद्रयान घूमने जाएंगे। हर एक्सेप्शनल केस अपने आप में एक नया लॉ बना रहा है। क्या बना रहा है? लॉ। कुछ आ रहा समझ में? समझ में आ रहा कुछ तुमको? अरे आ रहा क्या? ओके। तो वैसे ही यहां पे ध्यान देंगे, अभी सुनने वाली बात है, समझने वाली बात है। तो वैसे ही हमारे इंडिया एज अ कंट्री, उस कंट्री को स्मूथली चलाने के लिए भी लॉ की रिक्वायरमेंट्स है। तो आज हम पढ़ेंगे 3 वर्ड, लॉ, एक्ट और बिल। क्या पढ़ेंगे? लॉ, एक्ट और बिल।
अब सर क्यों पढ़ा रहे हो? बिजनेस लॉ पढ़ाने के लिए पहले ये तीनों चीजें पढ़ानी पड़ेगी। तो सर क्या वो वापस 11 का एसपी आएगा? नो 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 नो, छोड़ा है वो गलिया, अभी हम नया लॉ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नया लॉ। मजा आएगा। 10 दिन आपने जो यहाँ पे हमको दिए है ना, आप लिटरली बहुत कुछ लेके चलोगे यहाँ से, बहुत कुछ। लेकिन एक एक चीज दे रहा हूँ, वो आप कितना ज्यादा आप डाटा कलेक्ट कर पा रहे हो वो देखो, क्योंकि लॉ की इतनी मोटी बुक है, कितना पढ़ोगे? इसलिए कंसेप्ट समझ लो, मन से लिख के आना पूरा। समझा आपको क्लियर? वर्डिंग समझ लो, लैंग्वेज मन से लिखना। चलता लैंग्वेज अगर रही तो लॉ की अपनी एक लैंग्वेज होती है, क्या होती है? लैंग्वेज। वो समझ लो, वर्डिंग्स, वोकैबुलरीज अपने आप लिख के आना, डेफिनेटली 110% मार्क्स मिलते हैं रे। समझा आपको क्लियर? चलो शुरू करूं। हाँ, अब सबसे पहले 2-3 रिकाम बातें करेंगे। रिकाम यानी क्या? लॉ का अदर नाम है प्रिंसिपल। ये थोड़ा जाता हूं। प्रिंसिपल में क्या होता है? प्रिंसिपल ने क्या? लॉ। लॉ का प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अदर नाम है। हाँ, अब प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? वही है, प्रिंसिपल मेड फ्रॉम रूल्स एंड रेगुलेशन व्हिच गिव सेम कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप एवरीथिंग। यानी जब भी कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट होती है जहां पे वो रूल्स एंड रेगुलेशंस कॉज एंड इफेक्ट हर बार सेम देंगे। क्या देंगे? सेम देंगे। अब चाहे वो अडॉप्ट करो चाहे नहीं करो, रिक्वायरमेंट आ गई। आ गई? देखो, रिक्वायरमेंट पे फोकस करना। रिक्वायरमेंट पे क्या फोकस करोगे? रिक्वायरमेंट में, जरूरत। जहां भी ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत आ गई जहां पे कॉज एंड इफेक्ट, ये बीमारी ये इसका इलाज, ये बीमारी ये इसका इलाज। तो जब ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जहां की रिक्वायरमेंट आ गई, उस रिक्वायरमेंट को हम प्रिंसिपल बोलेंगे। यानी वहां पे वो प्रिंसिपल की नीड है। अब एवरी रूल्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रिंसिपल। व्हाई? बिकॉज व्हाई? जो रूल्स एंड रेगुलेशंस रिक्वायर्ड है कॉज एंड इफेक्ट के आउटपुट पे, तो हम उसको प्रिंसिपल बोलेंगे। क्योंकि दुनिया जो है ये रूल्स पे नहीं चल रही। रूल्स इज अ पार्ट ऑफ नॉर्मेटिव साइंस, प्रिंसिपल इज अ पार्ट ऑफ पॉजिटिव साइंस। अब व्हाट इज नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव पता है? पढ़ाया था? चलो कौन बताएगा? नहीं समझा? सर आप जो बोल रहे हो सुनने की तो अच्छी बात है कि समझ में कुछ नहीं आ रहा सर। बराबर हितेन भाई? सर मजा तो आ रहा लेकिन समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोलना चाह रहे सर। हितेन है ना? सही कि नहीं? हाँ, सुनना भी बता रहा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, देखो लॉ का अदर नाम क्या है? प्रिंसिपल। क्या है? आज पर प्रिंसिपल मीन्स लॉ। समझ गया? ठीक है, ओके। अब मैंने बोला द रूल्स and regulation which explain cause and effect relationship is required in a particular purpose is known as principles. अब ये क्या है सर? तो मैं अभी वो बता रहा हूँ, सुनो। Every rules is not a part of principle. सुनो, ध्यान दो, देखो ध्यान दो, समझो। मैंने आपको एग्जांपल कई बार दिया डॉक्टर का, दिया आपको डॉक्टर का एग्जांपल, एक बार फिर आपके सामने रिपीटेशन मोड पे करना चाहूंगा। देखो सुनो, समझने वाली बात है। सपोज फॉर एग्जांपल, आज हितेन को आज सर में दर्द होता है, वो कहां जाएगा? वो जाएगा डॉक्टर के पास। कहां जाएगा बच्चा? डॉक्टर के पास। और डॉक्टर के पास जाने के बाद बोला सर बहुत दर्द है, सर फट रहा, सर बस अभी फट जाएगा। बोलता नहीं फटा, नहीं समझ ले, सर नहीं फटता कभी, ऐसे बोलने भी पता था वो। डॉक्टर ने मुझको बोल दिया टेंशन मत ले, इतना सेंसिटिव मत बन, लड़की है क्या, ऐसा चुपका दे दिया। फिर चुप, लड़का चुप बैठा। फिर उसने बोले लड़की है क्या, फिर बात आज भी आ गई तो चुप बैठा, नहीं दो अभी दर्द नहीं हो रहा, कुछ नहीं, ठीक है। तो हुआ क्या यहाँ पे? तो सपोज फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर के पास वो गया और डॉक्टर को बोला सर बहुत सर फट रहा है मेरा, कुछ करो सर। डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया, ऐसे पर्ची दिया, उस पर्ची में 2-3 दवाइयाँ लिख के दी। दवाई बोलते ड्रग्स, दवाई बोल तो, और वो ड्रग्स देकर उसको बोला ये दवाई 3 टाइम लेना, आज रात को सर दर्द गायब। तो तेने बोला हाउ क्या सर? बोला हाउ। फिर वो बोलने लगा सर आप तो अंतर्यामी हो। बोला क्यों? बोला सर आप बाबा बन जाओ। तो डॉक्टर बोले ज्यादा बातें मत कर, क्या कर रहा तू, ये 3 टाइम मैंने दवा खत्म हो जाएगा। सर देखो अभी तक मैंने ड्रग्स लिया नहीं, ड्रग्स मैंने गोलियां ली नहीं अभी तक, मैं मेडिकल पे भी नहीं गया हूँ, आपके कैबिन से बाहर नहीं गया हूँ, लेकिन आप इतने श्योर हो कि रात को सर दर्द उतर ही जाएगा, आप इतनी कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो, ये कैसे? तो वो प्रिंसिपल है। क्या है वो? उसको डॉक्टर को पता है, जब डॉक्टर की पढ़ाई जब स्टार्ट हुई थी, डॉक्टर जब वो कर रहा था डॉक्टर, तो उसको बताया गया कि ये ड्रग्स देने से ऐसा होता है, ये कॉज ये इफेक्ट, ये कॉज और ये इफेक्ट। और जो रूल्स उसने बता दिया कि रात तक के ये 3 टाइम लिया, 3 टाइम अगर किसी पर्सन को ये ड्रग देने से ये ऐसा देने से ऐसा होता है, ये एक रूल है, एक नियम है। क्या ये? और ये नियम किसने फॉलो किया तो ये ऐसा ही होगा। ये अपने आप में आज एक प्रिंसिपल है। क्या ये? प्रिंसिपल। कुछ आ रहा समझ में? इट इज अ नॉर्मेटिव साइंस।
और पॉजिटिव साइंस, बताओ इट्स अ पॉजिटिव साइंस। लेकिन जब फर्स्ट टाइम किसी ने ड्रग बनाया होगा, सोचने वाली बात है, फर्स्ट टाइम कभी किसी ने ये ड्रग बनाया होगा तो उसने देखा होगा, ट्रायल किया होगा कि अरे इसके खाने से क्या हुआ, देखो सही, किसी को सर दर्द हुआ होगा तो खिलाया होगा ड्रग्स, तो उत्तर क्या होगा, मतलब अरे हाँ क्या ऐसा करने से ऐसा होता भी है क्या, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 10 बार 20 बार 50 बार उसने वही ट्रायल करते 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 वो किसी को खिलाया होगा, हर सर दर्द वाले को, और जब उसको मालूम पड़ा होगा कि हाँ ये ड्रग सर दर्द दूर करता है, ये उसने एक बात फिर सिद्ध कर दी, अपने आप में हो गया प्रिंसिपल। और जो वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो अपने आप में एक रूल था, क्या था वो, रूल्स। इसलिए दुनिया में हर रूल्स को हमने प्रिंसिपल नहीं बोला, पहले वो रूल्स बनाए गए। देखो प्रॉब्लम आई, क्या आई, प्रॉब्लम आई, वो तो लॉ रिक्वायर्ड है, क्या है, रिक्वायर्ड। उस लॉ के रिक्वायरमेंट के लिए रूल्स पहले बनाए गए, उस रूल को एक्सपेरिमेंट करते 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 जब कॉज और इफेक्ट, यानी ऐसा करने से ऐसा होगा, ये सब सेम आया हर बार आउटपुट, तो हमने उसको प्रिंसिपल बोल दिया, वो रूल्स एंड रेगुलेशन को हमने प्रिंसिपल बोल दिया। इतने समझा क्या? सो व्हाट इज द डिफरेंस रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, समझा? रूल्स मींस क्या, एक्सपेरिमेंट बेस्ड, वो कितना इंपैक्ट करेगा, वो हमारी प्रॉब्लम को कितना सॉल्व करेगा पता नहीं, नो डाउट, नो पता नहीं वो प्रॉब्लम सॉल्व, या जो एरिया हमारी रुक गई वो एरिया को हम सॉल्व कर पाएंगे भी कि नहीं पता नहीं, लेकिन प्रिंसिपल्स हमेशा अडॉप्ट करने के पहले ही सॉल्व हो जाएंगे, ये पता है। इसलिए दुनिया प्रिंसिपल से चलती है, लॉ से चलती है, रूल से नहीं, रूल से नहीं। अब देखो, आप देखो चंद्रयान पहुंचा भी नहीं, पहले ही वाहवाही शुरू हो गई कि पहुंच जाएगा, कैसे पहुंच जाएगा, प्रिंसिपल से। कैसे पहुंच जाएगा कि अपने आप में एक नियम है कि 2 महीने पहले चंद्रयान ऊपर जाएगा, 2 महीने ऐसे हवा में झोंका खाएगा, घूमेगा 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 घूमेगा, और फिर जब चांद पृथ्वी से नजदीक आ जाएगा तो उतनी स्पीड से वो उधर जाएगा। ये अपने आप में एक प्रिंसिपल है। क्या ये अपने आप में आज प्रिंसिपल? इसलिए हमने फुल कॉन्फिडेंस लिए 400 करोड़ रुपए लगा दिए, 600 करोड़ रुपए जितने भी लगे। अब बताओ ये अगर रूल होता था, रूल्स, तो क्या मोदी जी 600 करोड़ का चेक देते थे लिख के? नहीं, क्योंकि वो साइंटिस्ट को पता था कि इट्स प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल है इसलिए दुनिया आज एकदम स्थिर है, श्योर है कि ये काम पूरा होके ही रहेगा। समझा का क्लियर आपको? समझा क्या? पक्का? हाँ, तो व्हाट इज द प्रिंसिपल एंड व्हाट इज रूल्स, क्लियर पिक्चर? हाँ, तो हर रूल्स को प्रिंसिपल नहीं बोलोगे, जो रूल्स कॉज एंड इफेक्ट देंगे वो रूल्स को हम प्रिंसिपल बोल देंगे। और एक रूल्स को प्रिंसिपल बनने में सदियों सालों का एक्सपेरिमेंट लगता है। अब सर ये क्यों बता रहे हो, लॉ पढ़ा रहा हूं इसलिए पढ़ा रहा हूं। हाँ, अब रूल्स आर द पार्ट ऑफ नॉर्मेटिव साइंस। रूल्स जो है वो नॉर्मेटिव साइंस का पार्ट है। पूछो क्यों बच्चा लोग? अरे पूछो क्यों भाई? हाँ, क्योंकि नॉर्मेटिव साइंस में हम एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। क्या करते रहते लोग? हम एक्सपेरिमेंट्स। तो इसलिए रूल्स आर द पार्ट ऑफ नॉर्मेटिव साइंस बट प्रिंसिपल आर द पार्ट ऑफ पॉजिटिव साइंस। यानी क्या? देखो, जहां पे एक्सपेरिमेंट मिले वो नॉर्मेटिव साइंस, और जहां पे कॉज एंड इफेक्ट सेम मिल जाए उसको बोलते हैं पॉजिटिव साइंस। बट व्हाट इज साइंस? व्हाट इज साइंस? सर पॉजिटिव साइंस, नॉर्मेटिव साइंस बता। साइंस क्या चीज है? साइंस क्या चीज है बता? हाँ, साइंस मतलब जो अभी तक के हमें नहीं पता वो हर चीज को जान लेना साइंस। सिंपल भाषा में विज्ञान का मतलब क्या होता है? विज्ञान का मतलब है कि जो चीज अभी हमें नहीं पता वो चीज को ज्ञान कर लेना, इट्स अ वन टाइप ऑफ विज्ञान। देखो लिखा हुआ है, जो बातें हमने नहीं जानी है अब तक, वो चीज को जान लेना उसे साइंस कहते हैं। बस अपने आप में वही साइंस है। इन शॉर्ट, इस दुनिया के अंदर जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो साइंस से हुआ है। कौन सा साइंस है? नॉर्मेटिव नहीं, पॉजिटिव साइंस, क्योंकि प्रिंसिपल्स है। कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा? हाँ, ठीक है। हाँ, साइंस ने हर चीज की खोज की है, और साइंस 2 टाइप में आते हैं, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव में एक्सपेरिमेंट चलते हैं जिसके बेसिस पर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है, लेकिन पॉजिटिव साइंस में रहते हुए हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, यानी अपनी प्रॉब्लम का हर एरिया का सॉल्व करते हैं। इसलिए लॉ जो है इट्स अ पार्ट ऑफ पॉजिटिव साइंस। अब मैंने डॉक्टर वाला एग्जांपल दिया, जिसने ड्रग्स बनाई होगी उसने पहले एक्सपेरिमेंट किए होंगे, तब वो नॉर्मेटिव था। लेकिन आज डॉक्टर ने ड्रग्स देने के पहले ही उसको बोल दिया कि रात तक जा, ठीक हो जाएगा, इतना टेंशन मत लिया कर। लिया ही नहीं अगर ड्रग्स, गोली ली नहीं अभी तक के 3 टाइम, डॉक्टर पहले ही श्योर है, कॉज इफेक्ट पता है उसको, ये कॉज है, ये इसका इफेक्ट है, ये बीमारी है, इसका इलाज। प्रिंसिपल अपने आप में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खत्म। जो बड़ी प्रॉब्लम थी वो इजीली सॉल्व होने लगी। समझा आपको? क्लियर? पक्का? हाँ। अब हम बात करते हैं, ये तो चलो हमने बात की किसके बेसिस पर?
हेलो, ये बात की हमने नहीं ब्रॉडर कंसेप्ट पे लॉ का, अब नैरो कंसेप्ट पे आते हैं। उसी प्रकार यानी ये बात तो सिद्ध होगी कि जहां जहां प्रॉब्लम आई है वहां वहां क्या आया हुआ है, लॉ आया है। मानते हो कि नहीं? जहां जहां देखो तुम आधे घंटे 1 घंटे में ठंडे हो गए, कैसे आगे बढ़ोगे? फाउंडेशन करना है, एफिशिएंटली रखनी पड़ेगी, एफिशिएंसी, छुट्टी नहीं मिलेगी। हाँ, और कल से वो भी चाहिए नहीं मेरे को। देखो एक बात सुनो, मेरी बात समझ लो एक बात। फाउंडेशन करना है क्लियर अच्छे से, तो पहले मन बनाना पड़ेगा अपने को। उसके लिए 1 घंटा 1.5 घंटे में कुछ नहीं होने वाला है। आप कंटिन्यूस 4-4 घंटे बैच चलेगी तो आपको उतना कॉम्पिटेंट ही बनाना है। चलो क्यों पूछो क्यों? अरे मैं 2 घंटे की पढ़ाई में तुम्हारा फाउंडेशन क्लियर कर दूँ, लेकिन इंटरमीडिएट में अटक जाओगे ना, तो वहाँ के लिए तो एटलीस्ट अपने आप को रेडी करो। वहाँ तो 18-18 घंटे पढ़ना पड़ेगा। समझा रहा तुमको? तो धीरे धीरे आज मेरे को मालूम है तुमको कंटार आता है, कंटार क्या आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे आगे आगे वैसे वैसे बढ़ोगे ना, तो आपकी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा अपने आप समझ जाएंगे। अरे 5-6 घंटे तुम स्कूल में बैठ चुके हो, तो यहाँ पे 2 घंटे की क्लास हो रही है। ठीक है, समझा आपको क्लियर अच्छे से? हाँ, तो बिल्कुल पैनिक होना नहीं, और मेरे को ऐसे एक्सप्रेशन तो देना ही नहीं कि सर बस ना सर, बस नहीं होता। यहाँ पे इतना बड़ा डाटा है, टाइम कम है, डाटा ज़्यादा टाइम कम, पढ़ना है तो शिद्दत से पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो। तुम्हारा पैसा भी वेस्ट मत करो और मेरा टाइम भी खोटा मत करो। ठीक है, क्लियर पिक्चर? चलिए आगे बढ़े। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। चलो फटाफट एक एनर्जी चाहिए। तूने एसी दोनों बंद किए क्या? दोनों क्यों बंद की? अरे एक ही बोला था ना चालू कर। तो हाँ चलो, नहीं कल नहीं होता, टास्क आज से कंप्लीट करेंगे। कल हम लॉ में जाएंगे सीधा, फर्स्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये कहां से आया सुनो। अब देखो आज मैं एक जिस तरीके से, हाँ सुनो, जिस तरीके से फिर बोलूं यूनिवर्स के अंदर प्रॉब्लम आई, वहां पे लॉ की रिक्वायरमेंट, लॉ आया, क्या आया? रिक्वायरमेंट ऑफ रूल्स। कौन से रूल्स? जो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप सेम दे, सर्टेन रूल्स रेगुलेशन जो कॉज इफेक्ट सेम दे। उसी प्रकार हमारा देश है। अब देश कौन है? कंट्री। कंट्री एक यूनिवर्स का पार्ट है, बराबर कि नहीं? अरे हमारा भूगोल देखा नहीं तुमने? ब्रह्मांड इतना बड़ा गोला है, उस गोले के अंदर हमारा छोटा सा देश भारत देश। हाँ, तो इस तरीके से पूरी दुनिया, पूरा वो गोला हमारा, पूरा गोला लॉ से चलता है। उसी प्रकार हमारा देश भी लॉ से चलता है। अब लॉ क्या है, तो आज हम देश के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स ध्यान दो, तो सबसे पहले इसमें एक स्टेटमेंट दी हुई है, लॉ इज अ यूनिवर्सल कंसेप्ट। लॉ क्या है? एक यूनिवर्सल कंसेप्ट। पूछो क्यों? क्योंकि जहां प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन लॉ है। और लॉ यानी क्या? लॉ यानी लिखो, लॉ का मतलब होगा द रिक्वायरमेंट्स लिखा, द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेट ऑफ रूल्स। नेहा को समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ। देखो तुम बोलोगे तो रिप्लेसमेंट भी हो जाएगा टीचर का, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, कोई इशू नहीं है। मेरा क्या, वैसे मैंने तुम्हारा जो पैकेज बनाया हुआ है उसमें लॉ के लिए अलग विषय थी, लेकिन तुमको क्या, मैंने लॉ मैंने पढ़ाया हुआ है, तो इसलिए तुमको मैं ही कंटिन्यू कर रहा हूँ 11-12 के हिसाब से। हाँ बस यही लॉ का मतलब है सिंपल भाषा में। जहां पे अच्छा रूल्स कौन से, अच्छा इसको बढ़ाऊं कि और द रिक्वायरमेंट ऑफ सेट ऑफ सर्टन रूल्स which explain cause and effect relationship। वैसे ही जिस तरह दुनिया कानून चलती, कानून से, अपने कानून से, वैसे हमारा भारत देश भी अपने कानून चलता है, और कानून को हम इंग्लिश में लॉ बोलते हैं, बराबर कि नहीं? तो अभी हम देखते हैं देश का कानून, हमारे देश जिससे चलता है। शुरू करें? चलिए, तो अभी हम पढ़ते हैं कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉ का मतलब क्या है। तो लॉ का मतलब है, लॉ इज एनी रिटन और पॉजिटिव रूल्स और कलेक्शन ऑफ रूल्स प्रिस्क्राइब अंडर द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट और नेशन as by the people in its constitution। ये नैरो कंसेप्ट वाला लॉ है, जो अभी पढ़ा है वो ब्रॉडर कंसेप्ट वाला लॉ था। समझा कुछ? हाँ बताओ क्या समझा फिर। देखो
जब भी लॉ मीन्स नॉट अ रूल्स, पहली बात तो पूछो क्यों। देखो लॉ का मतलब क्या होता है, अडॉप्शन ऑफ द रूल्स, और अडॉप्शन के पहले रिक्वायरमेंट चाहिए, मानते हो कि नहीं? अरे भाई हम आज इंसान हर चीज मान के क्यों बैठा है? रिक्वायरमेंट है। तुम लोग अंधेरे को रात क्यों बोलते हो? क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है भाई, हमने उसको एक्सेप्ट कर दिया। किसी, देखो सिंपल है, जब पहली बार इंसान जब आया होगा, उसने अपनी भाषा बनाई होंगी, अपने वर्ड बनाए होंगे, तो किसी चीज किसी इवेंट को कुछ नाम देना था, मानते हो कि नहीं? ये तो नाम में और इमेजेस में फर्क है ना। अरे सिंपल है, ये भरत नाम सुनते ही तुमको इसकी शक्ल भी दिखती, भरत तो महाभारत में भी था। आ रहा कुछ समझ में? यानी अपने इंसान को एक्सेप्टेंस की नीड है, क्या है? और वो एक्सेप्टेंस के लिए रिक्वायरमेंट है, पहले क्या है? रिक्वायरमेंट। और जहां रिक्वायरमेंट आ गई उसी दिन वहां से लॉ बन गया। कुछ आ रहा समझ में? देखो यहां भी वही है कि जो रूल्स, जो रिटर्न और पॉजिटिव रूल्स है, रिटर्न रूल्स या अच्छे रूल्स, क्योंकि पॉजिटिव रूल की बोला बोलो क्यों रूल बोला? क्योंकि इट इज ऑलवेज डिपेंड ऑन जस्टिस। मैंने आपको बताया प्रिंसिपल वर्क किस पे करता है, जस्टिस के प्रिंसिपल पे। एक बात सुनो, आपका ये कंसेप्ट 12th में भी है, तो मेरे को डबल नहीं पूछना वहां पे। फाउंडेशन में जो कवर हो रहा है वो वहां पे नहीं लूंगा मैं, और जो वहां कवर हो रहा है वो फाउंडेशन में लूंगा, दोनों मिक्स एक ही है। 12th 11th 12th फाउंडेशन एक ही है। सबको मेरी बात समझ में आ रही है? इफिशिएंसी बनाओ, एक दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, 3 दिन तुमको अपने आप को लगेगा कि नहीं ये तुम्हारे इधर के लिए नहीं है, फ्यूचर के लिए भी है। फ्यूचर की बड़ी बड़ी पढ़ाई करने के लिए आपको बड़े बड़े इफिशिएंट लगेंगे, इसलिए ऐसे शक्लें मत बनाओ कि सर बस करो, भलाई उसी में तुम्हारी। हाँ, और फिर सबसे आसान काम क्या है बोलो? पढ़ाई करना क्या पड़ता है? सब बैठना पड़ता है। दुनिया का सबसे आसान काम है पढ़ाई करना। ये जिस दिन मेरे को समझ में आया मैं लग गया उसके पीछे, और लग गया तो अच्छा हुआ, लग गया समय पर। सबसे आसान काम है, देखो ना, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। पढ़ाना भी आसान है और पढ़ना भी आसान है। देखो पढ़ाने के लिए मैं भी बैठा ही हूँ चेयर पे, और पढ़ने के लिए तुम भी बैठे ही हो और कुछ नहीं काम कर रहे हो। वो दुनिया के काम से तो बहुत अच्छा है। घर यहां से निकलो क्लास से, देखो दुनियावी काम कितने डेंजर है, इसको ये देना है, उसको वो देना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, दुनिया भर की टेंशन पाल के बैठे। सबसे आसान काम है पढ़ाई करना, इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ लगे रहो, मन बनाए रखो। ठीक है, चलो कंटिन्यू करूँ। हाँ, अब सुनो मेरी बात। जो अब पॉजिटिव रूल हमने यहाँ पे, क्योंकि प्रिंसिपल इज ऑलवेज बेस्ड ऑन जस्टिस, और लॉ यानी प्रिंसिपल, मानते हो कि नहीं? हाँ, तो देखो जो रूल्स रिटर्न फॉर्मेट में होते हैं, रिटर्न फॉर्मेट में होते हैं, वो रिटर्न फॉर्मेट में होने के बाद उसको हम अप्रूव करते हैं। अप्रूव क्यों करते हैं? कुछ अप्रूव क्यों करते हैं बोलो नालायको? क्योंकि वो कॉज एंड इफेक्ट देते हैं, वो हमें कॉज इफेक्ट, ये बीमारी है इसका इलाज, बराबर है कि नहीं? तो इसलिए हम उसको अप्रूव करते हैं। अप्रूव करने के लिए हमने याद लिखा है प्रिस्क्राइब अंडर द ऑथोरिटी दर्शाना, स्टेट गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट। यानी यहाँ तो कुछ रूल्स स्टेट गवर्नमेंट ने, हमारे इंडिया के अंदर 2 गवर्नमेंट है, स्टेट और नेशनल। नेशनल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बीजेपी चला रही है, और स्टेट गवर्नमेंट भी अभी बीजेपी के पास ही है, पता नहीं किसके पास है, घूमती रहती है हमारी स्टेट। हमारी स्टेट जो है ना बहुत प्यारी लगती है, सबको प्यारी, सब बोलते हैं थोड़ा थोड़ा हम चलाएंगे, तो हर पार्टी अपने अपने हिसाब से चला रहे हैं, ठीक है ना। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोई तो भी जो ऊपर हेड है जिसको हमने बिठाया, वो चलाता है और बताता है, प्रिस्क्राइब क्या करता है? प्रिस्क्राइब करता है, और वहां के पीपल उसको फॉलो करते हैं। वो रूल्स एंड रेगुलेशन को हम प्रिंसिपल या लॉ बोल सकते हैं। अब ये रूल्स लॉ को अगर तुमको अडॉप्ट करना है, यानी इंप्लीमेंट करना है, इंप्लीमेंट, तो उसके लिए लगता है एक्ट। क्या लगता है? एक्ट। यानी लॉ को इंप्लीमेंट करना है तो एक्ट। अब ये एक्ट लॉ ये क्या है, इसका एक पिक्चर मैंने आपको 11 में सिखाया था, एक बार स्ट्रांगली वहां से रफ्तार से 5 मिनट निकाल के हम आपको आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है, क्लियर? देखो फाउंडेशन कर रहे हो, प्लीज मुझे रुकाओ मत, मैं बता रहा हूँ। आपको जाना है लक्ष्य? आपको जाना है क्या? हाँ जाओ ना पहले, ये की वहां पड़ी है, ठीक है, यस। सुनिए, ध्यान दो। और कुछ जाना है? जिसको जाना जा सकता है, कोई इशू नहीं है। मेरा पढ़ाई नहीं है, तुम्हारा एग्जाम है, मेरा एग्जाम नहीं रहेगा। समझ में आ गया तुमको? हाँ, देखो इधर ध्यान दो अब चीज को। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एक्ट, ये अपने को समझना है। देखो दुनिया के पास जब प्रॉब्लम आई,
क्या आई? तो रिक्वायरमेंट बनी रूल्स की। क्या बनी? रूल्स की। उस रूल्स को लाने के बाद हमने जब कॉज और इफेक्ट हमने जब हमने देखे तो वो रूल्स को हमने बोला कि इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, वो बन गया लॉ। लेकिन वो रूल्स को हमने एक्सेप्ट करने के लिए सेट ऑफ रूल्स बोला, यानी बहुत सारे रूल्स इकट्ठा किए। उस सेट ऑफ रूल्स को अगर हमने अप्रूव किया, क्या किया? अप्रूव, यानी इसको हम एक्सेप्ट करेंगे, ऐसे अप्रूव करके दिला, तो वो सेट ऑफ रूल्स अप्रूव्ड वाले बन गए एक्ट। यानी इन शॉर्ट कोई भी लॉ को एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है? इंप्लीमेंट, यानी उसको चलाना। EXECUT एग्जीक्यूट जो करता है वो करता है एक्ट। यानी इन शॉर्ट प्रॉब्लम्स ने किसको लाया? लॉ को। लॉ के लिए कुछ नियम रिक्वायर्ड हुए और नियम हमने एक बुक के अंदर लिखी, उसको अप्रूव किया, बन गया वो एक्ट। अब इसको हम एक पिक्चर के तौर पे समझते हैं, ध्यान देंगे सभी लोग। देखो आज की बातें कुछ टेक्निकल है, कुछ टेक्निकली हम जा रहे हैं, लेकिन ये बेस्ड है, ये मजबूत करो, जितना मजबूत करोगे उतना अच्छा। बिजनेस लॉ पढ़ने के लिए एक वर्ड लॉ क्या होता है तुमको समझना पड़ेगा। आज मैं आपको 3 चीजों का डिस्क्रिमिनेशन दे रहा हूं अभी। चलो एक पिक्चर के तौर पे हम लोग इसको समझते हैं। ये पिक्चर है 3 पार्लियामेंट के मेंबर्स की। मेंबर्स कौन होते मालूम आपको? जो हमारे बिहाफ में लड़ते हैं, हमारे हित के लिए लड़ते हैं, हमारे जस्टिस के लिए लड़ते हैं कि ये नियम होने चाहिए, ये प्रॉब्लम्स है, ये नियम लाओ, ये नियम लाओ, ये नियम लाओ। अब क्या हुआ? ये 3 MLAs थे जो पार्लियामेंट में बैठते हैं ना, मेंबर्स, पार्लियामेंट के मेंबर्स। नाम था शुभम, सागर और भूमि। दिख रहा है आपको तीनों का? दिख रहा है? ये तीनों एक दिन अचानक अपने अपने घर से पार्लियामेंट की ओर जा रहे थे, और पार्लियामेंट में जाने के बाद उनकी गाड़ियां, जो मंत्री लोगों की गाड़ियां रुक क्यों गई? तो ट्रैफिक हवलदार को बुलाया गया, बोला क्या है रे भाई, ये क्या है? बोला सर भीड़ भाड़ हो गई है, कोई भी कहीं से भी आ रहा जा रहा, कुछ भी कर रहा, ये कर रहा वो कर रहा, ठुक गई गाड़ियां, ठुक गई तो एक्सीडेंट हो गई, दंगे करना चालू हो गए लोग आपस में। सर अभी 2-3 घंटे तो हिलती नहीं गाड़ी, क्योंकि कहाँ से उठा कर नहीं जाऊंगा मैं ट्रैफिक वाला बोलेगा, सही कि नहीं? यानी प्रॉब्लम में आ गई, 3 घंटे गाड़ी अटक गई, पार्लियामेंट का जो टाइम था वो निकलता गया, और जाना जरूरी था उस दिन। कहाँ पे? संसद भवन में। 2 भवन है ना संसद की, राज्यसभा और लोकसभा। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने देखा ट्रैफिक एक तो लगी हुई है, फिर थोड़ा गाड़ी आगे गई कि आगे जाने के बाद 2 गाड़ियां आपस में टकरा गई तो देखा कि यार देश के अंदर व्हीकल का बहुत इशू चल रहा, व्हीकल में बहुत प्रॉब्लम चल रही। और वो प्रॉब्लम्स चलने की वजह से क्या हुआ? एक दिन उन्होंने क्या किया? मन बनाया, घर पे बैठे, और घर पे बैठ के उन्होंने एक रूल्स की बुक लिखी कि नहीं, देश के अंदर अगर ये व्हीकल का, हमारे देश के अंदर ट्रैफिक बहुत बढ़ गई है, अभी ये देखने को मिल रहा है, तो ट्रैफिक बढ़ गई है, तो ट्रैफिक बढ़ने की वजह से अगर मेयर से मंत्री अटक सकते तो कितने लोगों के काम रुक गए। आगे प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई? कि देश के अंदर ट्रैफिक का बहुत बड़ा मसला हल करना है, ये प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम आ गई तो वहां पे अपने आप रिक्वायरमेंट आती है रूल्स की। जहां रिक्वायरमेंट रूल आ गई वहां लॉ पैदा हो गया। क्या हो गया? लॉ। समझ में आ रहा है आपको? तो हुआ यहां पे इस तरीके से कि ये अपने को ट्रैफिक लग गई, ट्रैफिक में हुआ इस तरीके से कि ये लोग अटक गए, अटकने के बाद वापस वो घर गए, उस दिन पार्लियामेंट में जा नहीं पाए, और उन्होंने एक दिन बैठकर तीनों ने रूल्स बनाए बहुत सारे। अब खुद नहीं बनाए, उनके असिस्टेंट वगैरह ने मिलके सबने बनाया कि देश के अंदर अगर हम लोगों ने ये नियम ला लिया तो हो सकता है कि हमारा जो ये ट्रैफिक है वो कायदे से अपने आप चलने लगे, कितने भी व्हीकल्स आ जाए वो अपने आप सिस्टमेटिकली सब चलने लगेंगे और एक्सीडेंट्स भी रिड्यूस होंगे। प्रॉब्लम है रूल्स रिक्वायर्ड आ गए, वहीं पे लॉ का मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गया। समझ में आया आपको? क्लियर? समझ में आया? अब वो इस तरीके से तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक रूल लाया और रूल्स को ट्रैफिक रूल्स के रूल बुक बनाई, इतनी मोटी बड़ी बुक बना दिया, और बनाने के बाद अब उन्होंने उनकी इच्छा जताई कि वो देश पूरा उसको अडॉप्ट करे, क्योंकि वो रूल सबके जस्टिस के लिए बनाया गया। क्या बनाया गया?
कि अगर मैं जैसे मंत्री एक मंत्री होने के बाद भी मेरी गाड़ी 3 घंटे अटक गई तो कॉमन पीपल बेचारा तो दिन भर उसमें मरा जाऊंगा। सुबह निकलता हूँ काम के लिए, ट्रैफिक में अटक के वापस शाम को आओ, खाओ पिया कुछ नहीं गिलास आना नहीं होता यहाँ पे, खाया तो कुछ नहीं, बेरोजगारी में मरा अलग से, सही कि नहीं? तो आम जनता तो बहुत त्रस्त होगी ट्रैफिक की वजह से। ट्रैफिक की प्रॉब्लम आज का मसला। वो रूल्स बुक उन्होंने ऐसे इच्छा था कि इसको पास करना, तो उनके असिस्टेंट ने कहा कि इसको आप पार्लियामेंट में पास कराओ। और पार्लियामेंट में गए वो, अगले जाने के बाद उन्होंने अपना इंसिडेंट बताया, और इंसिडेंट बताने के बाद उन्होंने बोला कि देश के अंदर हमारे व्हीकल्स बहुत बढ़ गए, व्हीकल्स के लिए कुछ नियम जरूरी होने चाहिए, और व्हीकल के नियम रूल्स को हमने लाया है बना के, आप इसको अप्रूवल दो। उन्होंने देश के 2 पार्लियामेंट से पास किया। कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा पहले वो राज्यसभा में गए, राज्यसभा स्टेट लेवल तक होती है, पहले वो स्टेट से पास करके आए जिस स्टेट में वो मिनिस्टर थे, फिर वहां से पास होके वो गए दिल्ली। कहां गए? दिल्ली। और दिल्ली में पीएम मोदी से भी मिले हमारे, और मोदी से मिलने के बाद बोला कि हमारे राज्य में बहुत तकलीफ है, व्हीकल का कोई नियम नहीं है, कुछ नहीं है, कोई भी कहीं से भी चला रहा, कोई यहाँ ठुकरा कोई वहां ठुकरा, लोग मर रहे हैं, इस चक्कर में प्रॉब्लम है, दूर करने के लिए रूल बुक लाया हूं, अपने स्टेट से पास करके आया हूं, अब आप सेंट्रल से पास करो तो हमारे देश में, हमारे राज्य में वो रूल्स सभी आम जनता उसको फॉलो करे और नियम से सॉल्यूशन हो जाएगा। तो वह क्या, लोकसभा में भी सभी ने उसका वाहवाही की, और तीनों घड़ी, कौन तीनों? भूमि, सागर और शुभम, ये तीनों गए और तीनों ने लोकसभा से भी पास किया। और लोकसभा के पास होने के बाद मोदी जी ने, हमारे पीएम ने उनको बिठाया, बोला आप बहुत अच्छा रूल लेके आए हो, हमको भी अच्छा लगा, ऐसे लेके आया करो और मिलते जाया करो। तो बोला फिर हो गया पास? बोला नहीं पास नहीं हुआ। 2 कोई भी रूल बुक जो पास हुआ वो 2 सभा, राज्यसभा से, कौन सा? राज्यसभा और लोकसभा से। इसके बाद उस रूल बुक को हमारा देश का प्रथम पर्सन कौन है? फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री, प्रेसिडेंट कौन होता है? वो अगर मान देगा तो हम सब मानेंगे ना, देशवासी मानेंगे, ऐसा बोलते हैं। फर्स्ट पर्सन मान गया प्रेसिडेंट तो सब लोग मान जाएंगे। तो आप जाओ राष्ट्रपति भवन, लोकसभा दिल्ली में है तो राष्ट्रपति भवन भी दिल्ली में है, दूर नहीं है, जाओ। लगे तो मेरी कार है, आपको छुड़ गएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर खुद गए बेचारे इनके साथ, तीनों के साथ, और बोला अपॉइंटमेंट लिया। अपॉइंटमेंट लेने के बाद हम गए राष्ट्रपति भवन। कहाँ गए? ये तीनों लोग गए राष्ट्रपति भवन में, और तीनों ने राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात की। बोला कैसे वो आना हुआ आज? बोला मैडम एक काम से आए थे। कहाँ से? महाराष्ट्र से दिल्ली। कहाँ आए थे? वो तीनों महाराष्ट्र के मिनिस्टर थे। कौन थे? स्टेट लेवल के मिनिस्टर थे। तो बोला बोलिए क्या काम था? महाराष्ट्र भी हमारा ही स्टेट है, देश का एक जाना माना चर्चित स्टेट है। तो बोला ठीक है, बोलिए क्या काम है? तो उन्होंने बोला कि सर हमारे स्टेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो गई है, क्योंकि पहले इतने व्हीकल्स नहीं थे तो हमको लगाने की रूल्स बनाने की जरूरत है, लेकिन आज सभी के पास कारें, 2 व्हीलर, बच्चा 18 साल से पैदा नहीं हो रहा, थोड़ा जवानी नहीं फूट रही उसकी कि पापा गाड़ियाँ दो, हायाबूसा, KTM चल रही, तो हमारे यहाँ पे बहुत व्हीकल इशू हो गए, ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल के बाहर जा रहा है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, रोज लोगों के अपने अपने मर रहे हैं उसमें। और इस वजह से हमने एक रूल बुक लाई है। उस रूल बुक को हमने नाम दिया बिल। क्या बोला है? बिल। क्या बोला गया? हाँ वो बिल है। क्या है वो? बिल। वो बिल हम आपसे पास करने आए हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बोलते हैं इन तीनों को कि पहले 2 सभा से जाके पास तो क्या हो? बोला उनका सक्का लग गया है, वहां के स्पीकर ने, वहां के पार्लियामेंट MLAs वगैरह वगैरह सब ने पास कर दिया। अब आप पास करोगे तो फिर देश का प्रथम पर्सन अगर पास करेगा, फर्स्ट पर्सन, तो देश पूरा अपने आप पास करेगा। तो आप बस इसको अप्रूव कीजिए। तो PM से उन्होंने पूछा कि कर दूं? बोला हाँ कर दो। और उन्होंने क्या किया? लाओ बुक। उन्होंने बुक लिया और उसको बोला अप्रूव करने के बाद वो बुक एक्ट बन गई। क्या बन गई? बस वही काम करता है लॉ एंड एक्ट। आज के बाद वो एक्ट अगर द्रौपदी मुर्मू जी यानी हमारे राष्ट्रपति ने, फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री ने, हमारे देश की कंट्री फर्स्ट पर्सन ने अगर उसको अप्रूव किया तो देश के हर एक नागरिक को अप्रूव करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा प्रतिनिधित्व है, हमारे प्रेसिडेंट हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। और इसलिए अब वो देश के अंदर, पूरे देश के अंदर वो लॉ का जो एक्ट है वो पास हुआ। और इस तरीके से कोई भी लॉ के लिए एग्जीक्यूट रूल बुक जो करता है वो एक्ट करता है, रूल बुक नहीं।
यानी वो रूल बुक को एक्ट के बनाने के लिए जब एमएलए या मंत्री जब 2 राज्यसभा में वो रूल बुक को पास करते हैं और फिर थर्ड जाके वो हमारे प्रेसिडेंट से पास करवाते हैं, तो वो रूल बुक आज के बाद क्या बनाती है, एक्ट बनती है। और इसके पहले उसके ऊपर काम चल रहा है तो उसको बोलते हैं बिल। क्या बोलते हैं? बिल। यानी बिल पास हो गया तो बन गया एक्ट, और एक्ट बन गया तो वो हमारे देश के अंदर लॉ को एग्जीक्यूट करता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता है। यही अंतर है, लॉ क्यों बनता है, एक्ट क्यों बनता है और एक्ट कैसे बनाया जाता है, इसकी एक शॉर्ट पिक्चर मैंने आपको यहाँ पे एनिमेटेड वे से बताई। समझा आपको क्लियर अच्छे से? अब यहाँ पे पिक्चर यहीं पे खत्म नहीं होती ना भाई। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया कि देश के अंदर कोई प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम के लिए लॉ बनता है, लॉ के लिए रूल बुक बनती है, बिल बनता है, बिल पार्लियामेंट के अंदर पास होता है, 2 पार्लियामेंट के अंदर, वो 2 पार्लियामेंट के अंदर पास होने के बाद जब वो उस लॉ का एक्ट बनता है तो उसी के नाम से रिकॉग्नाइज होता है। प्रॉब्लम क्या थी? व्हीकल। क्या थी? तो उस एक्ट का नाम बना मोटर व्हीकल एक्ट। तो जैसा लॉ, जैसा प्रॉब्लम, वैसा उसका एक्ट का नाम बनता है। उसी प्रकार इस देश के अंदर अलग अलग मुद्दे, अलग अलग एरिया के अंदर प्रॉब्लम्स हैं। मानते हो कि नहीं? तो अलग अलग एरिया के अंदर प्रॉब्लम है, तो एक ही एक्ट सारे प्रॉब्लम के लॉ का एग्जीक्यूट कैसे करेगा? कर ही सकता नहीं। पूछो क्यों? जिस तरीके से व्हीकल का इशू था तो व्हीकल एक्ट लाया गया, उसी प्रकार देश के अंदर हमें व्यापार करना है तो व्यापार के लिए भी तो प्रॉब्लम्स है, और प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी तो रूल बुक पार्लियामेंट के अंदर पास होना चाहिए, है चाहिए ना? तो उसके लिए बिजनेस एक्ट बनाया गया, और वो बिजनेस एक्ट तुमको इस सब्जेक्ट के अंदर नाम है बिजनेस लॉ। समझा आपको क्लियर? हाँ। अब जैसे कि देश के अंदर जितनी प्रॉब्लम्स उतने लॉ, जितने लॉ उतने डिफरेंट एक्ट। क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि एक कॉमन लॉ, कॉमन एक्ट सभी लॉ के लिए सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। अब देखो, व्हीकल का और बिजनेस का कोई मतलब वास्ता है क्या? आज हमारे मिनिस्टर्स को तीनों को, किसको? भूमि को, सागर को और शुभम को क्या दिखा बच्चे लोग? ट्रैफिक का प्रॉब्लम। कल को उनके पास भी आएगा कि मेरे से धोखाधड़ी हुई, मेरे व्यापार में ये हो गया, मेरे को किसने चेक दिया, बाउंस हो गया, मैं गुड्स लेने गया, माल पहुंचाया ही नहीं, पैसे लेके बैठ गया, मैं करूं क्या? तो पुलिस स्टेशन के पास जाने के बाद वो पुलिस वाला आपकी कंप्लेंट तभी लिख पाएगा अगर उसका एक्ट एग्जीक्यूट है तो, और वो एक्ट के लिए लॉ बनता है। लॉ यानी प्रॉब्लम से आता है, और समझ में आ रहा कुछ तुमको? प्रॉब्लम यानी क्या? प्रॉब्लम्स रिक्वायर्ड रूल्स, रूल्स रिक्वायर्ड लॉ, एंड लॉ एग्जीक्यूटेड बाय एक्ट। सिंपल भाषा में बोलो तो देखो, लॉ अपने आप में एक अनोखा सब्जेक्ट है, बहुत मजा आता है। तो क्यों? इसमें केस स्टडीज बहुत आने वाली है आपके पास, बहुत स्टडी आने वाली है। हर एक एरिया के अंदर मैं आपको केस स्टडी दूंगा, हर एक एरिया के अंदर रोज नई नई कहानियां आपको सुनने को मिलेगी। कहानी सुनना नहीं, उसको एग्जीक्यूट भी करना है, फिर लिखना है तुमको। फिर समझा आपको क्लियर? अब इस इंडिया के अंदर जितने भी लॉ है, जितने भी, अरे बोलो नालायको, हाँ वेरी गुड, ऐसे बोला करो। जितने भी लॉ है, वो लॉ जो है वो एक्ट उसको एग्जीक्यूट करता है। एक्ट क्या बनाता है? एक्ट। अब इस इंडिया में जितनी भी समस्या थी, समस्याओं को बनाने के लिए लॉ बनाए गए, लॉ, और लॉ को एग्जीक्यूट करने के लिए डिफरेंट एक्ट बनाए गए, एक्ट। और वो लॉ जो है, जितने भी लॉ है, वो 2 क्राइटेरिया में डिवाइड किए हुए हैं, और वो 2 क्राइटेरिया कौन सी? तो वो है सिविल एंड, एक मिनट स्लाइड सोचिए, अच्छा ये वाला एक मिनट बता रहा हूँ, एक मिनट, क्रिमिनल एक्ट, वो आता हूं मैं। क्यों जाना है बेटा? इससे बड़ा काम क्या होगा एजुकेशन के बिना? देखो एक मिनट, आई एम अ न्यू स्ट्रगलर, मैं आपके ऊपर ज्यादा ही मेहनत करूंगा। कोई नया जो वेल एस्टेब्लिश होगा ना, वो मेहनत नहीं करेगा। आपको लग रहा होगा भाई ठीक है हम दूसरे के यहाँ सीख जाएंगे, तो आपको इसका आधा भी नहीं मिलेगा। आपको लिख के दे रहा हूँ, फर्स्ट डे पे वो आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाएगा, लेकिन एक्ट क्या होता है ये पता ही नहीं अपने को। लिटरली बोल रहा मैं तुमको, मैं नया बिगिनर हूं, तो मैं डर के मामले में 0 से लेकर पूरा डीप लेवल जाऊंगा। लेकिन जो वेल एस्टेब्लिश वाला होगा, क्या होगा, वो तुमको उतना ही पढ़ेगा जितना भाई एग्जाम में पूछेंगे हो गया खत्म विषय। फोकस ऑन योर लर्निंग पार्ट। कहाँ करोगे? नॉट इन एग्जाम, एग्जाम इज ओनली मीन नॉट अ एंड, याद रखना हमेशा। हाँ अब तुम्हें ध्यान दो, देखो इधर। तो जिस तरीके से देश के अंदर ट्रैफिक के रिगार्डिंग समस्या थी, उसके लिए लॉ बनाया, उस लॉ के लिए एग्जीक्यूट करने के लिए 2 पार्लियामेंट ने बिल पास किया। बिल यानी रूल बुक, बिल यानी क्या? कहां पे पास किया?
प्रेसिडेंट्स के नहीं, पहले 2 पार्लियामेंट, हाँ, लोकसभा राज्यसभा, और फिर प्रेसिडेंट के पास किया तो उसको बन गया वो एक्ट, वो रूल बुक को हम एक्ट बोलेंगे, वो एक एरिया मसला सॉल्व हो गया। वैसे ही देश के अंदर बहुत एरिया के अंदर प्रॉब्लम्स है, तो देश के अंदर बिजनेस के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम्स है, तो बिजनेस के लिए भी लॉ बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। जैसे कोई कॉमर्स कर रहे हो, इंडस्ट्री कर रहे हो, बिजनेस की 2 एक्टिविटी है, तो कॉमर्स में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी कॉमर्स करने के दौरान, एक्टिविटी करने के दौरान, और इंडस्ट्री एक्टिविटी करने के दौरान भी बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए बनाया गया बिजनेस लॉ। क्या बनाया गया, यानी फिर जरूरत बनी बिजनेस के लिए एक रूल्स बनाया जाए, और फिर हमारे वही पार्लियामेंट में हमारे मिनिस्टर्स गए और वो रूल बुक लेके गए, एक्सपर्टाइजेशन टीम ने रूल बुक को बनाया, ड्राफ्ट किया, और वो रूल बुक को ड्राफ्ट करने के बाद कई प्रकार के बिजनेस के अलग अलग एरिया के अंदर जहां जहां प्रॉब्लम आया वो लॉ बनाया, और लॉ के लिए वो रूल बुक पास किया, और उसी को बोला डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस एक्ट, और वो तुमको इस सब्जेक्ट के अंदर बिजनेस लॉ के अंदर सीखने को मिलेगा। अब सर कितने एक्ट है, बहुत सारे एक्ट है। कंपनी एक्ट वन ऑफ द बिजनेस लॉ, जो कंपनी को एग्जीक्यूट करता है, कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, बड़े पैमाने के धंधे को कैसे लाना, उस एरिया को सॉल्व करता है। उसी प्रकार बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस की साइकिल को देश के अंदर चलाने के लिए, बिजनेस सही तरीके से चले, विश्वासघात ना हो, कॉमन पीपल का उस एक्टिविटी के अंदर इंटरेस्ट बना रहे। क्या बना रहे, क्योंकि व्यापार एक स्तंभ है, इकोनॉमिक स्तंभ हमारा आपको, अरे इकोनॉमिक बैरोमीटर है ना हमारा, इकोनॉमिक बिजनेस, देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी ही कौन सी है, बिजनेस। तो कॉमन पीपल का इंटरेस्ट कब बना रहेगा, जब उसके साथ विश्वासघात, धोखे वोके नहीं होंगे, और धोखे वोके नहीं होने के लिए रिक्वायर्ड क्या है, रूल्स क्या रिक्वायर्ड है, ताकि प्रॉपर एक्टिविटी चले, क्योंकि बिजनेस खुद में एक सिर्फ एक्टिविटी है। क्या है, और वो एक्टिविटी को अच्छे से चलाने के लिए देश के हमारे मिनिस्टर्स लोगों ने एक्सपर्ट टीम से द्वारा रूल्स बुक बनाकर अलग अलग एरिया के लिए एक्ट बनाए। वो सारे एक्ट जब एक साथ कंप्यूट किए जाते हैं, उसके लिए नाम बना बिजनेस लॉ। यहां से तुम्हारे सीए फाउंडेशन का जन्म होता है, फर्स्ट सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस लॉ। समझा आपको क्लियर? तो कोई भी लॉ और एक्ट और बिल क्या काम करता है, मेरे ख्याल से मैं आज के सेशन में सक्षम हूं आपको समझाने के लिए। अब जितने भी लॉ बनाए गए वो 2 कैटेगरी में डिवाइड किए। पहला आता है सिविल लॉ और दूसरा आता है क्रिमिनल लॉ। अब ये क्या है तो अपने को पहले समझना पड़ेगा, और हमारा लॉ जो है, हमारा सब्जेक्ट जो है वो किसमें आता है वो भी हम समझेंगे आज ही। तो कल से मैं अपना फर्स्ट एक्ट चला पाऊं, ताकि समझा आपको क्लियर। हाँ, तो पहला जो लॉ है सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ, अंदर क्या बताओ कौन रहेगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। ओके, कल इस पे हम जाए, चलेगा? हाँ, यू कैन ट्राई, बताओ। नहीं, हाँ ये बात सही बोला। हाँ आगे, देखो सिंपल है, देखो जब भी देश के सामने कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है, मैं बार बार प्रॉब्लम की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि लॉ की उत्पन्नता कहां से हुई है, प्रॉब्लम से। क्योंकि रूल्स की रिक्वायरमेंट तभी बनी जहां कोई एरिया हम रुक गए, यानी प्रॉब्लम आई है। सुनो, जब भी देश के सामने कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जिससे कोई चीज हैपन हुआ, और वो हैपन होने से ना तो वो 2 पर्सन जिनके बीच में हैपन हुआ उनको अफेक्ट हुआ, पूरे कम्युनिटी को एक वो गलत इमोरल मैसेज जा सकता है, उसके लिए जो रूल्स बनाए गए उसको नाम दिया क्रिमिनल लॉ। और जहां पे देश के अंदर 2 पर्सन के बीच में कुछ ऐसी एक्टिविटी, घटना, प्रॉब्लम हुई जहां पे उनको छोड़ के बाकी किसी को भी अफेक्ट नहीं पड़ रहा, वो उन्हीं 2 लोगों को अफेक्ट हुआ जिनके बीच में वो घटना घटी है, तो उसको बोलेंगे हम सिविल लॉ। बस यही है, जो देश के अंदर इमोरल सेंस फैलाए, जो देश को गलत संदेश दे, जस्टिस को छेड़खानी करे, जस्टिस के प्रिंसिपल को तोड़े, वो क्रिमिनल लॉ। और जो देश के अंदर किसी पूरे देश को कोई अफेक्ट नहीं कर रहा है, कोई सोसाइटी को अफेक्ट नहीं कर रहा है, कम्युनिटी को अफेक्ट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ उन 2 पर्सन के बीच में कुछ अनएक्सपेक्टेड हैपन हुआ वो उनको अफेक्ट कर रहा है, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए हमने जो लॉ बनाया उसको नाम दिया हमने सिविल लॉ। अब लॉ अलग है तो एक्ट भी अलग है। तो व्हाट इज डिफरेंस, मूल रूप से समझ में आया? एग्जाम्पल देखो, अभी सपोज फॉर एग्जाम्पल, सपोज
एग्जाम्पल के तौर पे अब सपोज फॉर एग्जाम्पल, सपोज ये नाम क्या तेरा, क्या नाम क्या है, हितेन, मैं भूल जाता हूँ ना थोड़ा, एग्जाम्पल पढ़ाते पढ़ाते भूल जाता हूँ मैं नाम थोड़ा, तो चलेगा ना थोड़ा। अब हितेन ने क्या किया, हितेन ने सपोज फॉर एग्जाम्पल हितेन ने इसको सागर, एक दुकानदार है, हितेन ने सागर को एक चेक दिया। क्या दिया? चेक। अब वो चेक देने के बाद वो माल लिया, उससे माल लिया और चेक दिया, और चेक देने के बाद हितेन का चेक बाउंस हो गया। क्या हो गया? अब ये हानि किसकी हुई? ओनली सागर की। क्या हुई? सागर और हितेन के बीच की बात है। अब इससे बताओ सोसाइटी को इफेक्ट हुआ कुछ? तो बताओ कौन सा लॉ हुआ? सिविल लॉ। क्या हुआ? लेकिन हितेन ने सागर ने बीच रास्ते हितेन को मारा, खतरनाक मारा, खूनाखून। तो बताओ ये सोसाइटी को गलत संदेश हुआ? पूछो क्यों? क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने उसको स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया, हमारी पावर वाली जो सरकार है जिसने उसको ऊपर अथॉरिटी बैठी हुई है, उस अथॉरिटी ने अगर उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया, तो सोचने वाली बात है कि कल को कोई हाथ उठाने में सोचेगा नहीं, और ये देश को गलत संदेश पहुंचा रहा है। वो एक्ट हो गया, वो हो गया लॉ तोड़ना। कौन सा लॉ? क्रिमिनल लॉ तोड़ना। तो इसके लिए रिक्वायर्ड है कुछ क्रिमिनल लॉ के रूल्स की। तो वैसे देश के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज है जो दो इंसानों के बीच में हो रही है, वो दो तरीके से होंगी। अगर वो उन दोनों के बीच में है तो उससे कोई दूसरों को अफेक्ट नहीं हो रहा है, तो वो सिविल लॉ और जो सिविल एक्टिविटी। और अगर कोई दो पर्सन कर रहे हैं और दो पर्सन के बीच में वो इमोरल संदेश पहुंचा रहा है सभी को, तो वो हो गया क्रिमिनल एक्टिविटी। क्या हो गई वो? और इसके लिए रूल्स भी वैसे रिक्वायर्ड है। इसलिए क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ दो एक्ट है। इसलिए जितने भी सारे एक्ट है इंडिया के अंदर, वो दो लॉ के अंदर डिवाइड किए हुए, सिविल और क्रिमिनल। इसको डिटेल में और लेंगे कल से। और हम जो पढ़ेंगे बिजनेस के लॉ, वो मोस्टली सिविल में आते हैं। कहाँ आते हैं? पूछो क्यों? क्योंकि बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स आएंगी, बिजनेस के अंदर कुछ अगर ड्रॉबैक होगा, बिजनेस के अंदर अगर कुछ नुकसान होगा, प्रॉब्लम आएंगी, तो उससे दूसरों को अफेक्ट नहीं होना है। इसलिए मोस्टली सारे बिजनेस के जो एक्ट है वो सिविल लॉ के अंडर में आते हैं। क्योंकि तुम्हारे व्यापार में अगर कुछ ठगी हुई, तुम्हारे व्यापार में कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्टिविटी हैपन हुई, तो उससे तुम्हारे बिजनेस को अफेक्ट होगा, किसी और को नहीं होगा। तो इसलिए वो सिविल लॉ के अंदर में आते हैं। तो वैसे ही आप जो बिजनेस लॉ पढ़ रहे हो, वो मोस्टली आप सिविल एक्ट पढ़ोगे। कौन सा पढ़ोगे? सिविल। लेकिन फिर भी हम इसको डिटेल में और कल लेने वाले हैं। इसी के साथ मेरा आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।